हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। हम अपडेटेड मटेरियल जो आया हुआ था उसको कर रहे थे। ऑलरेडी हम 5 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। आज हम साइंस एंड टेक को करेंगे, इसका 6 पार्ट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और साइंस एंड टेक की सारी जानकारी को लेंगे। देखेंगे कि भाई साइंस की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में पिछले 365 दिनों में क्या क्या हुआ। साइंस एंड टेक की हम पीटी 365 को कर चुके हैं, बट अपडेटेड मटेरियल पे जो बची हुई न्यूज़ रहती है वो आई हुई होती है, जिसको हम कवर कर लेंगे। तो फिर हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम टैकल कर पाएंगे। तो ऐसे कॉन्फिडेंस पाने के लिए हम इसको भी कवर कर ही लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप सिलेबस को देखें तो उसमें भी मेंशन है बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी और बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक्स, राइट। और हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कि हाँ भाई क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। तो मतलब ये है कि अगर हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, तो ये फालतू का नहीं पढ़ रहे हैं भाई, काम की चीज़ है जिसको हम पढ़ रहे हैं। चलो, तो फिर पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, जब हमारा पहला टॉपिक है वो है स्टेम सेल्स। ठीक है जी, स्टेम सेल्स भाई क्यों न्यूज़ में है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हम जानेंगे कि ये स्टेम सेल्स आखिर होती क्या है, राइट। तो अभी खुशी की बात है हमारे लिए, न्यूज़ क्या है कि हम काफ़ी खुश हो सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया। काम ये है कि जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, इसको करने के साथ साथ इसको करके हमने क्या किया, हमने HIV के जो पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया है। 2 पेशेंट ऑलरेडी ठीक कर चुके थे, 3rd पेशेंट भी हमने अभी ठीक कर लिया है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके। मतलब कि जो हम बोलते हैं ना कि अरे किसी पर्सन को HIV आ रही तो ये वो ठीक नहीं हो पाएगा, अरे उसको ये प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हो पाएगा, इस तरीके की काफ़ी बातें हम सुनते रहती हैं। बट अभी हमने क्या किया है कि जो पर्सन HIV से ग्रसित था वो अब ठीक हो पाया है। तीसरा ऐसा पर्सन था जो अभी ठीक हुआ है और ये सब कारनामा हमने किया है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से, ठीक है। अब यहाँ पर मुद्दा उठता है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से हमने ये सब किया है, तो आखिर ये स्टेम सेल क्या होती हैं, सबसे पहले तो इसी को जानना ज़रूरी हो जाता है भाई। जब तक हमें स्टेम सेल्स ही नहीं पता होगी तो हमने इसको यूज़ करके कोई कारनामा किया तो हमें क्या लेना देना रहेगा, जब तक हमें यही पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो फिर हमें लेना देना तो है, तो जान लेते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं। देखो, जब हम ठीक है एम्ब्रियो होते हैं, अभी हम ह्यूमन बन चुके हैं, पैदा हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं और कलेक्टर बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, राइट। लेकिन जब हम एम्ब्रियो थे, ठीक है, एम्ब्रियो थे, तो एम्ब्रियो में ही हमारी स्टेम सेल्स थी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स थी, ठीक है। अब हम बड़े हुए तो हमारी बोन मैरो जो है, बोन मैरो में ये स्टेम सेल्स मिल जाती हैं, हमारे खून में ये स्टेम सेल्स मिलती हैं, बोन मैरो में ये स्टेम सेल्स मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्टेम सेल्स है यहाँ पर क्या होता है, ये हमें 3 तरीके की ब्लड सेल्स मिल रही हैं, जिसमें हमारी WBC होती है, RBC होती है, और वहीं पर हमें स्टेम सेल्स भी देखने को मिलती हैं। बोन मैरो से स्टेम सेल्स को निकाला गया है और उनका ट्रांसप्लांटेशन करके हमने HIV के पेशेंट्स को ठीक किया है। और बात करें और चर्चा करेंगे चर्चा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन स्टेम सेल्स के बारे में और अच्छे से पहले पढ़ते हैं, फिर हम न्यूज़ पर आएंगे दोबारा से। तो क्या है, देखो स्टेम सेल्स क्या है। स्टेम सेल्स क्या है कि जो हमारी ह्यूमन सेल्स हैं, स्पेशल तरीके की ह्यूमन सेल्स हैं। स्टेम सेल्स क्या है, एक स्पेशल तरीके की ह्यूमन सेल्स हैं जो कि अलग अलग सेल के तरीके से बन सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे अगर आप देखें, अभी आप अपने हाथ देख सकते हैं, हाथ देखेंगे तो हमें अगर ऊपर की तरफ अपना हाथ देखते हैं, उल्टा हाथ देखते हैं, तो हमें काफ़ी फेयर हाथ दिख रहा है, एक तरफ हमें थोड़ा सा अलग स्किन का कलर दिख रहा है, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे हमें अपनी हथेली दिख रही है वैसा ही हमें पीछे जो बैक हमारा रहता है हाथ का वैसा दिख रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। हथेली जो है उसका कलर अलग है, उसके अगर हम टच करते हैं तो उसका टेक्सचर भी अलग होता है दूसरे स्किन के मुताबिक, राइट। तो ये हो गई हमारी दूसरी। अगर हम बात करते हो तो अगर हम लिप्स की बात करें तो हमारे लिप्स का कलर अलग होता है, लिप्स की जो स्किन होती है वो भी अलग होती है, और अगर हम स्किन की बात करें तो अलग होती है। फेस की स्किन हमें अलग, अगर हम टच करते तो पता चलती है कि ये स्किन अलग है। आइज़ की बात करें तो आइज़ में हमें कॉर्निया देखने को मिल रहा है, आइरिस देखने को मिल रहा है। पर ये सारी चीज़ें जो है ये बनी तो किससे है, बनी तो सेल से ही है ना। लेकिन हाँ, ये सेल्स अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग इनका टेक्सचर है, अलग अलग ये दिख रहे हैं, हर चीज़ हमें सेल में अलग दिख रहा है। मतलब क्या है कि जो आइज़ की सेल है ना, आइज़ की सेल अलग है लिप्स की सेल से, ठीक है। टंग की जो सेल है वो अलग है हमारे
हैंड की सेल से, राइट। हार्ट की जो सेल है वो हमारी अलग है लीवर की सेल से। मतलब क्या है कि जो सेल्स है ना वो अलग अलग हैं, अलग अलग फंक्शन कर रही हैं और सेल्स भी अलग अलग है। नाम उनका सेल है पर वो है तो अलग अलग, राइट। जैसे कि हम सबको क्या बोलते हैं, ह्यूमन बोलते हैं, राइट। बट है तो हम अलग अलग, हमारे फीचर्स अलग है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, हमारी आदतें अलग है, हमारी इंटेलिजेंसी अलग है, हमारी बोलचाल अलग है, सब कुछ अलग है, बट है हम ह्यूमन। ऐसी ही बात सेल की है तो वो सेल, लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। अब ये तो हमने सेल की बात कर ली कि हाँ सेल अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं। तो स्टेम सेल्स वो ऐसी सेल है, ऐसी स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि अलग अलग सेल्स में डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हम आलू की बात करते हैं, ठीक है, आलू की बात करो तो आलू के हम कई सारी अलग अलग डिशेस बना सकते हैं। आलू के हम फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं, हम चिप्स भी बना सकते हैं, आलू के पराठे भी बना सकते हैं और सीधे आलू की सब्जी भी बना सकते हैं। आलू तो सेम है ना। ऐसी ही स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स हैं, उनकी स्पेशल अलग अलग वो सेल्स में डेवलप हो सकती हैं। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एग्जाम में आ जाए तो ये नहीं लिख कर आना कि स्टेम सेल्स आर पोटैटोज, नहीं पोटैटोज नहीं है वो, ठीक है। हमें समझने की बात थी जो हमने समझ ली है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, प्रीलिम्स की तैयारी कर रही है, प्रीलिम्स की हम तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर लॉन्ग आंसर नहीं आ रहा है, राइट। हमें बस देखना है कि हमें कितना समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा तो हम टिक कर पाएंगे और अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुँच पाएंगे। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ, ठीक है। स्टेम सेल्स पोटैटोज नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि बॉडी जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे ही उसको नई सेल्स मिलती हैं, ठीक है। अगर कोई भी सेल हमारी डैमेज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो उसको रिप्लेस भी स्टेम सेल से किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, चोट लग गई, ठीक है, कभी कभी होता है कि उंगली कट गई है, ठीक है, हमारी उंगली कट गई, ऐसे नहीं उंगली पूरी कट के गिर गई, नहीं। जैसे हम कुछ चॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, चॉपिंग करते टाइम उंगली कट गई। अब उंगली कट गई तो ऐसा तो नहीं है कि वो कट गई, वो कट लग गया तो जिंदगी भर वो कट लगा पड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कट जो है हम देखते हैं कि 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो वहाँ के तो जो सेल्स है वो तो लॉस हो गए थे ना, डैमेज हुए थे, पर वो रिप्लेस हो गए, नए सेल्स आकर हम देखते हैं, अरे कुछ दिन बाद पता चलता है अरे चोट लगी कहाँ थी, हमें पता ही नहीं है कहाँ चोट लगी थी। मतलब क्या कि जो सेल्स लॉस्ट हो चुके थे अब वो रिप्लेस हो चुके हैं। और ये कारनामा किसने किया है, हमारी जो स्पेशल सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, उन्होंने ये किया है। स्टेम सेल्स ऐसा कैसे कर पाती हैं, स्टेम सेल्स के पास में 2 यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका यूज़ करते हुए ऐसा करती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पास में, ये बहुत ही जल्दी डिवाइड हो पाती हैं, बहुत ही रिपीटेडली बहुत ही जल्दी डिवाइड होती हैं। डिवाइड हो रही हैं तो नई सेल्स बन जाती हैं, चोट लग गई, सेल्स टूट गए, वो वहाँ पर डिवाइड हुई, नए सेल्स बन गए और सही हो गए हम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करती हैं, वो होती चाहे कोई भी है, स्टेम सेल्स है, लेकिन वो जिस तरीके की सेल हमें हमारी बॉडी में चाहिए होती है ना, वो सेल में खुद को तब्दील कर पाती हैं, वो अलग अलग सेल्स पे खुद को बना पाती हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम देखते हैं ना कि हमारे हथेली पर चोट लगी है, तो हथेली पर ऐसा नहीं होता कि जो हमारा हाथ का कलर है वही कलर की कोई स्किन आ गई, नहीं। हथेली पर अगर चोट लगी तो हथेली वाली स्किन ही हमें देखने को मिलती है, वैसी ही स्किन हो जाती है, ठीक है। जब हमारी दोबारा से चोट ठीक होती है तो जैसे हमारा हाथ पहले था वैसे ही हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर रेड कलर की वहाँ पर कोई सेल आ गई है और रेड कलर का वो दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल जैसे हमारी हथेली की स्किन है वैसी ही स्किन की हमें देखने को मिलता है कि चोट ठीक हुई और वैसी स्किन बन गई है, राइट। कभी कभी अगर हमारे कहीं और जैसे आंख में चोट लग गई तो आंख में ऐसा नहीं है कि हमारी वहाँ पर आंख में कोई और तरीके की सेल आ गई है, कि लिप्स वाली स्किन वहाँ पर दिखने को मिल गई है, कि हथेली वाली वहाँ पर देखने को मिल गई स्किन, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आंख में क्या होता है, आंख वाली ही अगर चोट लग गई है तो आंख वाली ही दोबारा से स्किन आती है। मतलब क्या है कि जहाँ पर बॉडी में जिस तरीके की सेल्स की ज़रूरत है उसी सेल को वो बनाती हैं। कौन बनाती हैं, स्टेम सेल्स, ठीक है। अब स्टेम सेल्स के पहले टाइप भी देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ में क्या था, लेकिन इससे पहले हम टाइप्स भी देख लेते हैं। पहले स्टेम सेल्स को तो समझ लें, इसकी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे इसका क्या कारनामा हुआ है। तो स्टेम सेल्स की बात करें ना तो एक होती हैं सोमैटिक स्टेम सेल्स, दूसरी हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। 2 तरीके की स्टेम सेल्स हैं, सोमैटिक है और दूसरी है एम्ब्रियोनिक, ठीक है, दोनों ही स्टेम सेल्स हैं। सोमैटिक को हम एडल्ट स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्लूरिपोटेंट भी हो सकती हैं और यूनिपोटेंट भी हो सकती हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक प्लूरिपोटेंट ही होती हैं। देखो, प्लूरिपोटेंट और यूनिपोटेंट का मतलब क्या है ये समझ लो पहले तो प्लूरिपोटेंट का मतलब है कि वो जो सेल है ना वो खुद को अलग अलग तरीके की जो स्पेशल सेल की ज़रूरत है उस सेल में खुद को बदल लेगी, चेंज कर लेगी किसी और तरीके की सेल में। लेकिन यूनिपोटेंट का मतलब है कि एक ही तरीके की सेल रहेगी। तो अडल्ट स्टेम सेल्स या फिर सोमैटिक स्टेम सेल्स होती हैं वो
ज़रूरी नहीं है कि वो अलग अलग सेल्स में खुद को तब्दील कर पाएँ, हो सकता है वो एक ही तरीके की सेल रहें। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक होती है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स खुद को अलग अलग तरीके की स्पेशल काइंड्स की जो सेल्स हैं उसमें बदल सकती हैं। ठीक है। अब जो हमारी सोमेटिक है वो सेल्फ रिन्यूएबल होती हैं, हमारे अलग अलग टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन है, वहाँ पर ही प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं वो क्या करती है, एम्ब्रियो को नई सेल्स प्रोवाइड करती हैं और जो एम्ब्रियो है ना वो बेबी में तब्दील होता है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि अब जब बेबी है तो पहले क्या होता है, जब एम्ब्रियो बनता है तो एक ही सेल है, फिर अलग अलग डिवाइड होकर हार्ट बन रहा है, आईज बन रही हैं, हैंड्स बन रहे हैं। ठीक है। अलग अलग ऑर्गन्स हमारे बनते हैं तो वो अलग अलग से जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं यही अलग अलग स्पेशल काइंड की सेल्स बन जाती हैं। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सारे बन जाते हैं, फिर बॉडी बनती है। राइट। अच्छा, जो हमारे सोमेटिक स्टेम सेल्स हैं इनको हम अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे फीटस से या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से, प्लेसेंटा से। ठीक है। और जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं इनको हम लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है। अभी हम करें बात सोमेटिक की तो ये कम होती हैं। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो हमारी एम्ब्रियोनिक हैं तो ये जो है यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न रहता है, इसलिए इनको स्टोर करना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। चलो, अब हमने ये भी समझ लिया कि सोमेटिक स्टेम सेल्स क्या होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी क्या होती हैं। अब इस स्टेम सेल्स के एप्लीकेशन भी समझते हैं और उसके बाद में हम चलते हैं, जंप करेंगे कहाँ पर कि भाई न्यूज़ क्या थी, क्यों है ये स्टेम सेल्स इतनी चर्चा में। ओके। एप्लीकेशन की बात करें तो बायोमेडिसिन में इसका यूज़ होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है और रीजनरेटिव मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है। बायोमेडिसिन की बात करें तो जैसे कि टिश्यू इंजीनियरिंग है, ड्रग को डेवलप करना है, कोई दवाई बना रहे हैं, इस सब में क्या है हम स्टेम सेल्स का यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बायोलॉजी को समझने में यूज़ करते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन की बात करें तो जो हमारे डैमेज्ड सेल्स हैं, लॉस्ट सेल्स हैं, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं भाई ये क्यों है चर्चा में। ठीक है। अब चर्चा की बात करेंगे। अच्छा, क्या है चर्चा, देखो हमारा जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, अभी हमने देखा कि स्टेम सेल्स क्या होती है, पूरी की पूरी जन्म कुंडली हमने स्टेम सेल की समझ ली, कितने तरीके के एडवांटेज सब कुछ समझा। ठीक है। अब वो स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट हुआ। ठीक है। उसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे पर्सन जो थे जिनके पास में एक स्पेसिफिक HIV रेजिस्टेंट जेनेटिक म्यूटेशन था। ठीक है। CCR5 डेल्टा 32 जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है। ये म्यूटेशन कुछ लोगों के पास में था, वही म्यूटेशन का यूज़ करते हुए क्या किया गया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है और इसी वजह से 3 लोग अभी तक ठीक हो पाए हैं। ये है बड़ी न्यूज़। ठीक है। अच्छा, HIV जो है ना ये CD4 इम्यून सेल्स को अटैक करता है ह्यूमन बॉडी में। अब HIV जिसको हो जाता है ना, होता ये है उस पर्सन की जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही लो हो जाती है। मतलब अगर उसको जुकाम भी हो गया ना तो फिर हो सकता है कि वो मर जाए, इतनी ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है। जैसे हमें अगर फीवर आ गया ना तो भी हम क्या कर सकते हैं, फीवर आ जाता है अगर हमें और हम दवाई ना लें तो भी ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे। ठीक है। तो 2-4 दिनों में अपने आप से ही हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। हमें कोल्ड हो गया तो ज़रूरत नहीं कि हम दवाई खाएं, हम ऐसे भी ठीक हो जाते हैं। हमारी बॉडी खुद जो कोल्ड के जो वायरस है उससे फाइट करती है और हम ठीक हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी फाइट करती है। राइट। लेकिन जो पर्सन जो है HIV से, एड्स से, इन सब जो बीमारियां हैं इनसे अगर ग्रसित हो जाता है तो उसे छोटी छोटी खरोच, छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी बीमारियां भी जानलेवा हो जाती हैं, क्योंकि जो उसकी इम्यूनिटी है वो ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, और क्या बात करें, और बात करते हैं कि जो CCR5 रिसेप्टर्स हैं जो CD4 इम्यून सेल्स के ऊपर जो है सरफेस पर मिलते हैं, वो HIV वायरस का बिल्कुल गेट है, समझ लो। जैसे हमारे घर में गेट है और हम वहाँ से घुस जाते हैं ना, वैसे ही CCR5 क्या है, ये जो रिसेप्टर हैं ये HIV वायरस का गेट है भैया। यहाँ से क्या होता है, ये वायरस एंट्री कर जाता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर हेल्दी ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स हैं वो बॉडी में डाली जाती हैं। ठीक है। बोन मैरो को रिप्लेस करके डाली जाते हैं। बोन मैरो एक ऐसी बोन मैरो है भाई जो क्या कर रही है कि वो अब ऐसे जो हमारे सेल्स हैं वो बना ही नहीं रही है, ढंग के सेल्स नहीं बना रही है, ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स बना नहीं रही है, तो उसको रिप्लेस किया जाता है हेल्दी ब्लड सेल्स बनाने वाली बोन मैरो से। इसी को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं। ये ऑटोलोगस भी हो सकती है, एलोजेनिक भी हो सकती है। ऑटोलोगस में क्या है कि हम अपनी ही बॉडी से सेल्स को यूज़ करते हैं और एलोजेनिक
में हम किसी डोनर की बॉडी के सेल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ और चर्चा करने को मिल रही है, क्या कि जो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है, ये क्या है? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, यहाँ पर न्यूक्लियस को हटाया जाता है। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें डीएनए है उसको हटाकर हम क्या करते हैं, इसको अनफर्टिलाइज्ड सेल में, एग में डाल देते हैं और उस एग का न्यूक्लियस हटा हुआ होता है उसमें हम डाल देते हैं। इससे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग हम कर पाते हैं। तो फाइनली हमने इसको पूरी तरीके से समझा है। अब बढ़ते हैं आगे। हमें इंडिया में इसका स्टेटस देखने को क्या मिल रहा है उसको भी देख लेते हैं। भाई इंडिया में रहते हैं, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, इंडिया के किसी पार्ट को हम भी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो फिर इतना जानना ज़रूरी है। चलो जानते हैं। तो ड्रग है ना, ये ड्रग के अंडर इसको लाया गया है। जो स्टेम सेल से इसको कहाँ लाया गया है, ड्रग के अंडर लाया गया है। इसको हम इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, बहुत सारी गाइडलाइंस अभी तक आई हैं, जैसे कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च, ठीक है, गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च एंड थेरेपी, और नेशनल गाइडलाइंस भी आई हैं स्टेम सेल रिसर्च के लिए। ये जो गाइडलाइंस है इन्होंने बताया है कि सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही अलाउड है। ठीक है, और वो भी कहाँ पर है, एम्स जो न्यू दिल्ली में है, टाटा मेमोरियल सेंटर जो मुंबई में है। ऐसी ही कुछ जगह हैं जहाँ पर ऐसा फैसिलिटी मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। पता चले कि आप पहुँच जाए अपने पड़ोस वाले किसी डॉक्टर के पास में कि भैया हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराना है, नहीं होगा। ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी जो जगह हैं वहीं पर ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल है, और फिलहाल तो आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बहुत हेल्दी रहेंगे आप। ओके, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, mtDNA। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को पढ़ने से पहले आपको अपना 9th क्लास याद आ रहा है क्या? 9th क्लास में बायो था, ठीक है, और उसमें आप पढ़ते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते थे कि सेल का पार्ट होते हैं, राइट, पढ़ते थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आप पढ़ते थे, तो वही माइटोकॉन्ड्रिया आज फिर पढ़ेंगे हम। 9th क्लास में नहीं है बट हम पढ़ेंगे ज़रूर। चलो फिर पढ़ते हैं आखिर न्यूज़ में क्यों है। तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, दिल्ली पुलिस ने डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग का यूज़ करा है, ठीक है, जिससे कि विक्टिम की आइडेंटिटी हो सके, विक्टिम की पहचान हो सके। इसके लिए क्या किया है हमारी जो दिल्ली पुलिस है, उसने बहुत ही एडवांस मेथड का यूज़ किया, और उस मेथड का नाम है डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग। और बात कर लेते हैं, जी हाँ करते हैं बात। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है ये समझते हैं, क्योंकि मैम आपने बताया कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही एडवांस्ड मेथड का यूज़ किया विक्टिम की पहचान करने के लिए, नाम भी आपने बता दिया, बट ये होता क्या है हमें तो ये जानना है। चलो भाई क्या होता है इसको जानते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि फॉरेंसिक्स साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। फॉरेंसिक वाले जो हम बोलते हैं ना, फॉरेंसिक वाले, अरे फॉरेंसिक वाले, तो फॉरेंसिक वाले जो होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट, वो इसका यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल आइटम्स जो हैं, ठीक है, क्राइम सीन से बायोलॉजिकल आइटम्स जो हमें मिले हैं उसको एग्जामाइन करते हैं, ठीक है, जिससे कि mtDNA सीक्वेंस को सैंपल्स से ले सके। अब सैंपल्स कौन से हो सकते हैं, बाल कहीं पे मिल गया, अब जैसे कि कोई किसी का बाल वहाँ पर टूट के गिर गया होगा, वो भी उनको मिल गया, तो वो उससे भी पता लगा लें कि भाई विक्टिम कौन है और कौन क्रिमिनल है। ठीक है, बोन्स मिल सकती हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि किसी को मार कर दफना दिया तो उसकी हड्डियाँ मिल गई, ठीक है, तो वो उन हड्डियों से भी ये पता लगा सकते हैं कि विक्टिम कौन है, क्रिमिनल कौन है। टीथ मिल गए तो उससे भी पता लग सकता है। तो हेयर है, बोन्स हैं, टीथ हैं, और भी बहुत सारे ऐसी बॉडी के हमारे जो कई फ्लूइड है, इन सब से भी पता लग सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं और उससे ये फिर बताते हैं कि आखिर क्या मामला है, कौन विक्टिम है, कौन क्रिमिनल था, कौन जो है एक्यूज रहेगा, ये सब जो है पता कर पाते हैं हम किससे, ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की सीक्वेंसिंग से। और ये हम या आप नहीं कर पाते, ये जो है एक्सपर्ट्स करते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट करते हैं। टिपिकली जो ये आइटम है, ठीक है, ये डिग्रेडेड डीएनए में काफ़ी कम मिलता है, इसीलिए जो न्यूक्लियर डीएनए एग्जामिनेशन है उसके लिए अनसूटेबल रहता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अगर हम बात करें तो हमने सेल के बारे में पता है, ये हमारी सेल रही, ठीक है। सेल में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्लास्टिड्स होते हैं, बहुत सारे और भी आइटम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो जो आइटम्स है ना, उसी में एक आइटम हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मिलता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है।
उसी के यहाँ पर बात चल रही है। तो हम जानते हैं एम्प्टी डीएनए आखिर क्या होता है। तो ये सर्कुलर हमें देखने को मिल रही है, सर्कुलर है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और इनहेरिटेड मैटरनली, मतलब कि ये जो हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलता है ये हमें अपने फादर से नहीं मिला है। आपकी बॉडी में जो आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने को मिलेगा, ऐसे तो आप देख भी नहीं पाएंगे, बट जो आपकी बॉडी में सिचुएटेड है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये आपकी मदर साइड से मिला है, आपको आपकी मदर से ये मिला है, मैटरनली हमको ये मिलता है और ये इनहेरिटेड होता है, ठीक है। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, 9th क्लास में याद किया था, बताओ क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ दी सेल जो है उससे ये मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये छोटी मोटी चीज़ मत समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मिसिंग पर्सन की इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प कर सकता है। अगर कोई मास डिजास्टर हो गया, ठीक है, तो अब कौन सा रिलेटिव किसका है, ये इस तरीके की जो बातें चलती हैं तो वो पता चल सकती हैं, ठीक है। अगर हमें बहुत ही लिमिटेड बायोलॉजिकल मटेरियल मिला है उससे भी पता चल पाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन जो है वो डिसएसोसिएटेड है सेलुलर डिवीजन से। ये क्या है, सेलुलर डिवीजन से अलग होता है, एनर्जी डिमांड को ये बढ़ाता है, ठीक है। इसका कॉपी नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इसकी कॉपी होती हैं, एम्प्टी डीएनए जीनोम्स हमें बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। और अगर डीएनए जो है हाई कॉपी में है, ठीक है, इसके बहुत सारी कॉपी हैं, तो हो सकता है कि सफिशिएंट डीएनए हमें मिल जाएगा सैंपल्स से। और जब हमें सफिशिएंट डीएनए मिल जाएगा, सैंपल्स अच्छे खासे मिल जाएंगे, तो क्या होगा कि हम पता कर पाएंगे जो भी हमें पता करना है। ये तो बात हुई बायोटेक्नोलॉजी की, बहुत बायो हो गई है। अब आते हैं नैनो पर। नहीं, नैनो कार नहीं की, अभी यहाँ पर कार की बात नहीं हो रही है, नैनो कार में नहीं जाना है हमें बात करनी है नैनो टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस एंड कार नहीं पढ़ रहे। ओके, तो नैनो टेक्नोलॉजी में बात करते हैं सबसे पहले नैनो यूरिया की। भाई पूरी साल में सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा प्राउड फील कराने वाला कोई काम हुआ तो वो हुआ है नैनो यूरिया, ठीक है। नैनो यूरिया को बहुत बार हमने पढ़ा, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह हमें सुनने को मिल रहा नैनो यूरिया कि तो ये नैनो यूरिया क्या है, क्या न्यूज़ है। वैसे अब तक तो आपने भी सुन ही लिया होगा न्यूज़ को, बट हम पढ़ देते हैं, अगर आप रह गए हैं कहीं पे तो फिर पढ़ लेते हैं कि आखिर ये नैनो यूरिया क्यों चर्चा में रहा। तो हुआ ये है कि हमारा जो इफ़को है, ठीक है, इफ़को ने नैनो यूरिया को बना कर रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम भी कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है। हमेशा जो इन्वेंशन है ये जो अमेरिका है वो क्यों करें, हम भी कुछ बढ़िया करेंगे। हमने करा, हमने क्या करा, हमने नैनो यूरिया बनाया। हमने मतलब इफ़को ने, जो इफ़को का जो प्लांट है आंवला में, ठीक है, और फूलपुर में, कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में ही आंवला है, वहाँ पर क्या है, आंवला में इफ़को का प्लांट है। और वहीं पर ये डिस्कवरी हुई है, क्या हुई है कि इफ़को ने नैनो यूरिया को बनाया है। अब नैनो यूरिया बहुत ही प्राउड की बात है कि हमने नैनो यूरिया बनाया। लेकिन अभी आपको इतना प्राउड फील नहीं हो रहा हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आखिर ये नैनो यूरिया है क्या और हमने क्या कमाल करके दिखाया है। तो क्या कमाल करा है ना, इसको जानते हैं अभी, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आखिर हमने क्या कमाल करा है। तो कमाल ये है कि पहले जान लो नैनो यूरिया एक नैनो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, जिसमें नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स मिलते हैं 20 से 50 नैनोमीटर तक के, जो कि पानी में डिस्पर्स्ड होते हैं। टोटल नाइट्रोजन कंसंट्रेशन की बात करें एक बोतल में तो वो कितनी है, 4% है, ठीक है। इस फर्टिलाइज़र का पेटेंट हो चुका है और इसको इंडियन फार्मर्स जो हैं, ये इफ़को जो है, इफ़को इसको बेच सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रोसेस क्या यूज़ हुई है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की प्रोसेस यूज़ हुई है, जहाँ पर नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया गया है। नैनो पार्टिकल्स को स्टेबल बनाया गया है और इसको प्लांट्स में हम डायरेक्टली स्प्रे करेंगे, ठीक है। कोई भी सरकारी सब्सिडी नैनो यूरिया पर नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब तो पढ़ लिया। अब अभी आप बोलेंगे मैम आपने तो बोला था प्राउड फील करेंगे, प्राउड तो फील हुआ ही नहीं हुआ ना, अब करोगे। देखो क्यों, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना कन्वेंशनल यूरिया की, वो आधी हो जाएगी, आधी से भी कम हो जाएगी, होगी। प्राउड फील हुआ कि अभी तक हम अगर जितना भी अभी हम यूरिया का यूज़ करते थे अपने जो क्रॉप्स में, अब उसका आधा ही यूज़ करना पड़ेगा। अभी तक अगर आप 10,000 रुपये की यूरिया लगा रहे हैं, सिर्फ 5,000 में काम चल जाएगा, तो है नहीं अच्छी बात है। अच्छा, नाइट्रोजन यूज़ इफ़िशेंसी की बात करें, वो भी 80% से ज़्यादा तो इफ़िशेंसी है, इफ़िशेंसी, राइट, इफ़िशेंसी यूज़ नहीं है यहाँ पर, इफ़िशेंसी की बात हो रही है, वो भी 80% से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि क्वांटम इफेक्ट्स का यूज़ किया जा रहा है नैनो पार्टिकल्स का। नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा सरफेस एरिया में फैल जाएंगे तो इसका वेस्टेज कम होगा और हम जो है कम में ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसीलिए प्राउड करने की बात है, चलो प्राउड कर लो खुद पर, क्योंकि हम इंडियन हैं और हमारी इंडियन कंपनी को उसने ये कर दिखाया है, ठीक है। और हमें भी कुछ करना है, हम करेंगे आगे।
अब नैनो फर्टिलाइज़र की बात कर लें, आखिर नैनो फर्टिलाइज़र क्या होता है, क्योंकि नैनो यूरिया एक नैनो फर्टिलाइज़र है। तो नैनो फर्टिलाइज़र में जो मटेरियल्स हैं वो नैनोमीटर स्केल पर नापे जाते हैं, ठीक है, जिसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को चाहिए, वो सब यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इतना ही हमको इसमें याद रखना है। बढ़ते हैं अब और आगे, बात करते हैं कुछ नैनो टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है कि जब हम नैनो स्केल पर कोई चीज़ पढ़ने लगे, बनाने लगे, यूज़ करने लगे, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। नैनो स्केल में हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो जो हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं सब्सटेंस की, ठीक है। इतना हमको याद रखना है। अभी कोई मटीरियल हमें बहुत हार्ड दिख रहा है, बहुत हमें सॉलिड सा दिख रहा है, लेकिन अगर हो सकता है उस मटीरियल को हम नैनो पार्टिकल की रेंज में ले जाएँ तो वो मटीरियल बिल्कुल लिक्विड हो जाए, वो मटीरियल बिल्कुल गैस हो जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ही बदल जाती हैं। इंडिया, अब यहाँ पर फिर से आपको प्राउड करने की बात है कि नैनो टेक्नोलॉजी में जो हम पब्लिकेशंस करते हैं उसमें हम टॉप 10 कंट्रीज़ में से एक हैं। तो प्राउड फील करने की बात है तो कर लो फिर प्राउड फील, और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि लोगों को भी आप पर प्राउड फील हो, ओके। एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो एनर्जी स्टोरेज में, ठीक है, हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी को, साथ ही साथ कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स, नैनो कैटालिस्ट एक्सेट्रा। फिर हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि अभी हमने देखा कि नैनो यूरिया हमारी बनकर तैयार है। वाटर ट्रीटमेंट में भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, नैनो मेम्ब्रेन लगा सकते हैं, जो गंदा पानी है वो छन कर जाएगा और पानी हमारा प्योर हो जाएगा। बायोमेडिसिन में हम नैनो कैप्सूल्स हैं, ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कई सारी बीमारियाँ भी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम ठीक कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग और स्टोरेज में भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे। टेक्सटाइल में भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे हम देखते हैं कि वाटर प्रूफ आ गई हैं, कुछ ऐसा जो बन गया है कि बहुत फैब्रिक स्ट्रॉन्ग है, आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से बन रही हैं। ऐसे ही हमने देखा है कि कोई एक ऐसे सॉक्स आए हैं जिसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है कि आप कितना भी पहने, इस तरीके की चीज़ें हैं। या फिर उसमें आप देखते हैं कि कोई ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिसमें क्या हो रहा है कि पसीना नहीं आ रहा है, कि ठंडा फील हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें जो बन रही है ना, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का ही यूज़ हो रहा है। अब नैनो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, इतनी महान है, तो क्या इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है? आप खुद बताइए, आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो क्या आपके सामने कोई चैलेंजेस नहीं आते? ऑब्वियसली आते हैं, ठीक है। हर दिन कोई ना कोई चैलेंज आपको भी फेस करना पड़ता होगा। तो फिर हमारी नैनो टेक्नोलॉजी को चैलेंज क्यों नहीं फेस करने पड़ेंगे? ऑब्वियसली इसको भी करने पड़ते हैं। देखो, इस पर भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे सेल्स डैमेज हो सकती हैं, एंजाइमेटिक जो फंक्शंस है वो चेंज हो सकते हैं, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी कंसर्न्स हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो ही ना, कोई ऐसे पार्टिकल्स बन सकते हैं हमारी इन्वायरमेंट में जो कभी ख़त्म ही ना हो, राइट। फिर स्किल्ड मैन पावर नहीं है, आईपीआर के इश्यूज रहते हैं, लोग कोई इन्वेंशन करता है, कोई अपना नाम करा लेता है, इस तरीके की चीज़ें भी चलती रहती हैं। कुछ इनिशिएटिव्स जो इंडिया में लिए गए हैं नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इनको भी पढ़ते हैं, इनको क्यों छोड़ेंगे हम इनको भी पढ़ेंगे, ओके। तो मिशन है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए हम एक मिशन लेकर आए हैं। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन काउंसिल भी बनाई गई है मीति के द्वारा। मीति की जो इंडियन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजर्स प्रोग्राम भी चलाया जाता है। 9th 5 ईयर प्लान में पहली बार नैनो मटेरियल को प्रमोट करने की भी बात कही थी, ठीक है। बात कही नहीं बल्कि और ज़्यादा इसको प्रमोट करने की कोशिश भी की गई है, ओके। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ दिया, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ दिया, अब चलते हैं आईटी की तरफ, राइट। आज की दुनिया कैसी है? टेक्नोलॉजी की, राइट। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ बैठे हो और मैं पता नहीं कहाँ बैठी हूँ, लेकिन हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। किस वजह से हो रही है भाई? आईटी की वजह से, राइट। कम्युनिकेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने हमें और आपको जोड़ा, तो उसको पढ़ना ज़रूरी है ना। उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या और हमने कर लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो एलईडीज़, ठीक है। माइक्रो एलईडीज़ डिस्प्लेस, ठीक है। अब ये क्या है चलो जानते हैं, न्यूज़ में क्यों है ये भी जानेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं वो इंटरेस्ट दिखा रही हैं किसमें? माइक्रो एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में, ठीक है। माइक्रो एलईडी डिस्प्ले जो टेक्नोलॉजी है, इसमें कई सारी कंपनीज़ ने क्या किया है, अपना इंटरेस्ट शो किया है कि वो भी इसमें काम करना चाह रही हैं।
अब बात तो ये है कि वो इंटरेस्ट शो करते हैं, इससे मतलब नहीं है, हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर ये है क्या, माइक्रो एलईडी क्या है जिस पर इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इतनी इंटरेस्टिंग है ये क्या, चलो जानते हैं आखिर ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक एलईडीज लगे हुए हैं जो कि खुद ही से चमकने लगेंगे, सेल्फ इल्यूमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, जितने माइक्रो एलईडी हैं उसमें सेमीकंडक्टर भी है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिसीव करेगा। माइक्रो एलईडी जो हैं वो एक साथ गैदर होंगे जिससे कि मॉड्यूल बन जाएगा और अलग अलग मॉड्यूल्स कंबाइन होंगे जिससे कि स्क्रीन बन जाएगी, राइट। अब माइक्रो एलईडी क्या होता है इसको भी जानते हैं, राइट। ये है एलईडी, ये क्या है, एलईडी। इसका इतना सा पार्ट जो है ये यहाँ पर शो किया गया, ये जो हमें दो ब्लू डॉट दिख रही हैं इसमें दिख रहा है कि हर एक डॉट में इतनी बड़ी ये पूरी एक इसकी और एक कॉपी है, माइक्रो एलईडी है, ठीक है। मिनिएचर लेंथ है इसकी, ओके। और ये क्या करती है, ये जो हमने डिस्प्ले के फीचर्स पढ़े वही इसमें शो हो रहे हैं। बेनिफिट्स क्या है इसमें, क्यों इतना इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है भाई। हम देखो बात करते हैं ह्यूमन की, हाँ ठीक है, चाहे मैं हो गई आप हो गए, हम लोग बिना फ़ायदे के कोई बात नहीं करते, हमको फ़ायदा चाहिए होता है। आप भी पढ़ रहे हैं और मैं भी पढ़ा रही, तो हमारा कोई ना कोई फ़ायदा है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो हर कोई यहाँ पर इस दुनिया में बेनिफिट की बात ज़रूर करता है, अपना फ़ायदा ज़रूर देखता है। तो यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं, तो कुछ तो फ़ायदा होगा ना इस माइक्रो एलईडी में, तभी तो वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं, वरना वो क्यों करें, है ना। उनका काम चल रहा है, वो काम चलाएं। लेकिन कुछ बेनिफिट्स हैं, तो जानते हैं आखिर क्या फ़ायदा है। सेल्फ इमिसिव है, ठीक है, कलर बहुत ही अच्छे रिप्रोड्यूस होंगे और एंगल भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप कहीं किसी भी एंगल से इसको देखें तो आपको बहुत अच्छी व्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका बेनिफिट ये है क्योंकि हम तो तरक्की करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी में, हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम इम्प्रूवमेंट करें, और ज़्यादा अच्छा करें, और ज़्यादा बेहतर करें, और ज़्यादा बेहतर करें, यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर हम ये माइक्रो एलईडी का यूज़ करेंगे। लिमिटलेस स्केलेबिलिटी है, रिजोल्यूशन फ्री है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भैया 360 पे लगा लो, अच्छा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही 720 पे लगा लो, 1080 पे लगा लो, तो अभी यहाँ पर ये सब बला है ही नहीं, रिजोल्यूशन फ्री है। कोई भी रेशियो में देखो, साइज़ भी कुछ रख लो, ठीक है, ना ही कोई रिजोल्यूशन, ना ही कोई रेशियो, ना ही कोई साइज़। एफिशिएंट बहुत है, ब्राइट भी है, ड्यूरेबल भी है, और कलर गैम्यूट इसमें बहुत ही ज़्यादा है। एलसीडी, ओएलईडी इनसे भी कंपेयर करें तो भी बहुत ही हाई-फाई इसमें हमें चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दूसरे डिस्प्ले से अगर हम कंपेयर करें तो एलसीडी, ओएलईडी और एमएलईडी से बात करें अगर हम, तो पिक्सल टाइप्स की बात करें तो बैकलाइट डिस्प्ले रहता है एलसीडी में, ओएलईडी में सेल्फ इमेजिव डिस्प्ले है और एमएलईडी में भी सेल्फ इमेजिव है। एलईडी मेकअप मटेरियल किससे है, तो इनऑर्गेनिक से बना हुआ है एलसीडी, ऑर्गेनिक एलईडी से बना हुआ ओएलईडी और इनऑर्गेनिक से बना है एमएलईडी। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है एलसीडी में, ओएलईडी में लो होती है और एमएलईडी में तो बहुत ही ज़्यादा है। लाइफ स्पैन की बात करें तो बहुत लंबा चलता है एलसीडी, ओएलईडी शॉर्ट चलता है और एमएलईडी तो बहुत 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 लंबा चल रहा है। रिस्पॉन्स टाइम स्लो है एलसीडी में, मीडियम है ओएलईडी में, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एमएलईडी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम क्वांटम कोहेरेंस की। क्वांटम कोहेरेंस, अब ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है, जानते हैं। अभी एक इंटरनेशनल टीम जो है साइंटिस्ट की, उन्होंने एक ब्रेक थ्रो कर दिया। क्या करा है उन्होंने, क्वांटम कोहेरेंस जो है क्वांटम डॉट स्पिन क्यूबिट्स में उसको रिटेन किया है और काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है। जो है इन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया, ऐसा समझ लो, इतना अच्छा काम इन्होंने करा है। लेकिन मैम आपने बताया कि इन्होंने इतना महान काम किया है, क्वांटम कोहेरेंस को बना के रखा, बट क्वांटम कोहेरेंस ही समझ नहीं आ रहा है मैम, पहले आप ये समझाओ। ओके, तो हम समझते हैं क्वांटम कोहेरेंस को। ये एक ऐसी एबिलिटी है क्वांटम स्टेट की जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि सुपरपोजिशन, इंटैंगलमेंट जो है वो बनाए रख रहे हैं कुछ समय तक, उसको हम बोलते हैं क्वांटम कोहेरेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करेंगे, इस आइडिया पर ये बेस्ड है, ठीक है। क्वांटम डॉट्स के एप्लीकेशन की भी साथ ही साथ बात करते हुए चले तो फोटो कंडक्टर्स, फोटो डिटेक्टर्स में इसका यूज़ हो सकता है, बायोमेडिकल और इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकता है, एलईडी में भी इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। स्पिन फोटोन इंटरफेरेंस जो है वो एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्वांटम नेटवर्क के लिए। तो क्वांटम नेटवर्क अगर हमको बनाना है तो हमको स्पिन फोटोन इंटरफेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या है कि स्टेशनरी क्वांटम इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट करते हैं लाइट में, ठीक है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। लेकिन इस इंटरफेस को फाइंड करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको
हम स्टोर नहीं कर पाते, ठीक है, अच्छी तरीके से, और कन्वर्ट करना, ठीक है, स्टोर करने में भी दिक्कत आती है और इसको लाइट में कन्वर्ट करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। क्वांटम डॉट्स जो है बहुत ही इफिशिएंट स्पिन फोटोन इंटरफेस है अभी तक जो जाना जाता है, लेकिन कुछ माइक्रोसेकंड से ज़्यादा इसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, और यही हम करके दिखा चुके हैं कि हमने जो है इसको कई बहुत देर तक इसको हम मेंटेन कर पाए। यही हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ रही। ओके, अब बात करते हैं डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स की, DCIP। अब ये जो DCIP है भाई, ये न्यूज़ में क्यों है? तो हमारा जो ट्राई है ना, उसने क्या किया है, कंसल्टेशन पेपर को रिलीज़ किया है। अब ये कंसल्टेशन पेपर किस पर है? ये कंसल्टेशन पेपर है डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर अथॉराइजेशन के ऊपर ये कंसल्टेशन पेपर है, ठीक है। अब ये डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर क्या है जिस पर ये कंसल्टेशन पेपर लाया गया है? तो DCIP को जानना ज़रूरी है, समझते हैं। ट्राई जो है ये व्यूज़ लेना चाह रही है हम सबके, ठीक है, पब्लिक के, जिससे कि DCIP अथॉराइजेशन है इसको वो इंट्रोड्यूस करना चाहती है UL रिजीम के अंडर, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, अपने भारत का विकास करना चाहते हैं, अपने भारत को और टॉप कंट्रीज़ में लाना चाहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ज़रूरी है कि हम डिजिटली बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड में कनेक्ट हों, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, और इसी की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए DCIP अथॉराइजेशन की बात की गई है, इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। UL रिजीम जो है ये ऑफर करता है सर्विस वाइज अथॉराइजेशन, ठीक है, जहाँ पर जो नेटवर्क है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंसीज को और क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जो हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये भी समझ लो। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, सर्विसेज बढ़ेंगी और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज़ हो सकता है, गवर्नेंस का यूज़ हो सकता है, टेलीमेडिसिन, बताने की जरूरत है क्या भैया, हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में नेट है, नेट चल रहा है और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या नेट पे सिर्फ पढ़ाई हो रही है? नहीं, बहुत सारी सर्विसेज का हम यूज़ करते हैं। हम बैंकिंग घर बैठे कर सकते हैं, हम पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं, हम कई सारे बिजनेसेस को घर बैठे हैंडल कर सकते हैं, शॉपिंग घर बैठे कर सकते हैं, एंड मैनी मोर, राइट, बहुत कुछ कर सकते हैं हम, राइट। तो ये सब हमारी कनेक्टिविटी से हो पा रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। पहले क्या था, जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी आई थी उसमें प्रोपेल इंडिया मिशन के अंडर DCI पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया था। DCIP जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, नेटवर्क लेयर की तरह काम करेगा, जहाँ पर क्या है कि हम डिजिटली लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स कैटेगरी 1 है वो रोल आउट करी थी, जिसमें पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, लेकिन एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी जो है परमिटेड किया गया है सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स के लिए। पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ फिजिकल स्पेस की बात की जाती है, जैसे एंटीना है, बैक हॉल कनेक्टिविटी है, एक्सेट्रा, ठीक है, जैसे कि टेलीकॉम टावर्स है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सेट्रा। एक्टिव में हमारे एंटीना आते हैं, एंटीना और बैक हॉल कनेक्टिविटी आती है। DCIP जो है इसमें क्या है, लीज किया जा सकता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेच भी सकते हैं ऐसी एंटिटीज़ के लिए जिनके पास में लाइसेंस है। बेनिफिट्स ये होगा कि हम जो है कॉमन शेयरेबल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे, नेटवर्क रिसोर्सेज बना पाएंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और हमारे जो डिलीवरी सेगमेंट है वो भी बढ़िया हो जाएगा। ओके, रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो ब्रॉडबैंड डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अभी जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने नोटिफाई किया है कि ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अब जो ब्रॉडबैंड है इसको हम डिफाइन करते हैं कि डेटा कनेक्शन जो कि इंटरैक्टिव सर्विसेज को सपोर्ट करता हो, जैसे कि इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम डाउनलोड स्पीड जो है 2 MB से लेकर जो है रहेगी, हाई पॉइंट तक रह सकती है। पहले ये जो कनेक्शन थे वो 512 kbps थे, उसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहते थे, अब ये 2 MB/s हो चुका है। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी रही हैं तो उनको भी हम देखते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की अगर हम बात करें तो मेटा प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्होंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा AI जो है उसको रिलीज़ किया है। ये एक फाउंडेशनल लैंग्वेज मॉडल है जहाँ पर क्या करा जाएगा, जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनकी मदद के लिए बनाया गया है, जो कि AI में काम कर रहे हैं। ये लैंग्वेज मॉडल्स का कलेक्शन है। यहाँ पर AI सिस्टम्स का यूज़ किया जाएगा और बहुत सारे डिजिटल टेक्स्ट जो हैं इंटरनेट सोर्सेज से उसका यूज़ करते हुए इसमें सबको क्या किया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा एक ही मॉड्यूल में, ठीक है।
न्यूरल नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो अभी क्या हुआ है कि जो चैटबॉट्स बने हैं, चैटबॉट्स बहुत सारे बने, चैट जीपीटी बना है, बार्ड बना है, तो इसकी काम कैसे हो रहा है, इसमें काम हो रहा है न्यूरल नेटवर्क से। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क्स जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के तरीका है, ये उसका एक टाइप है जो ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन के जैसे ही काम करता है। बहुत सारी लेयर्स इसमें इंटरकनेक्टेड नोड्स की बनाई जाती है, न्यूरॉन्स की लेयर्स बनाई जाती हैं और उसके बेसिस पर ये काम करता है। ये स्किल्स को लर्न कर सकता है बहुत सारे डिजिटल डेटा का यूज़ करते हुए। इसको हम अलग अलग काम के लिए हम ट्रेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषिनी मिशन। ठीक है, तो भाषिनी मिशन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, भाषिनी मिशन की कैपेबिलिटी को यूपीआई इकोसिस्टम से जोड़ दिया है, जिससे कि यूपीआई को और ज़्यादा हम अच्छा कर सकें। इसको 20 लोकल इंडियन लैंग्वेजेस में भी हम अवेलेबल कराना चाहते हैं। भाषिनी मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी नीति है उसने इसको लॉन्च किया था, जिसमें हम लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेटर मिशन है ये। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी इंडियन टंग्स हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस की वजह से दरार आई हुई है, उस दरार को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूएसबी की बात करें तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है यूएसबी टाइप सी पोर्ट के लिए, प्लग के लिए, केबल्स के लिए, जो हमारे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स में यूज़ होती है, उसकी जो टाइप सी है उसके लिए स्टैंडर्ड्स लेकर आए हैं, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो मार्च 2025 आएगी तब तक जो है सारी डिवाइसेस में एक ही टाइप सी का हम चार्जर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे होगा ये कि हमारी जो बैंक बैलेंस है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हमारी पॉकेट बची रहेगी। ठीक है, डेटा एम्बेसीज की बात करें तो अभी जो हमारी यूनियन बजट आया है उसने अनाउंस किया है कि डेटा एम्बेसीज को गिफ्ट सिटी गुजरात में लगाया जाएगा। डेटा एम्बेसी क्या है, ये जो है सर्वर रिसोर्सेज होते हैं जिसको मेंटेन कौन कर रहा है, हमारा नेशन स्टेट। ठीक है, अपनी टेरिटरी बाउंड्री से बाहर। ठीक है, अब इसका यूज़ किया जाएगा कि हम जो साइबर अटैक हैं या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं उससे इंडिया को बचा सकें। इस्तोनिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने अपनी डेटा एम्बेसी को लग्जमबर्ग में बनाया था, सेट किया था। अब बहुत हो गया आईटी, बहुत कंप्यूटर पढ़ लिया है, अब चलते हैं स्पेस में। ओके, अब हम थोड़ा स्पेस में घूम के आते हैं। बहुत देर हो गई है रूम में बैठे अपने टेबल चेयर पे, थोड़ा स्पेस में घूमेंगे, बहुत बोर हो चुके हैं। चलो भाई चलते हैं सबसे पहले गगनयान पर बैठकर। ओके, तो इसरो ने क्या किया है, नेवी के साथ में मिलकर हमारी पहली जो रिकवरी ट्रायल्स हैं क्रू मॉड्यूल के गगनयान मिशन के लिए वो शुरू कर दिए हैं। अब बात है कि इसरो क्या है, राइट, इसरो क्या है ये बताने की ज़रूरत तो नहीं, बट ज़रूरी है। चलो जानते हैं इसरो क्या है। इसरो स्पेस एजेंसी है हमारी इंडिया की, 15 अगस्त 1969 में ये बनी हुई थी। इसको बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर हमारी सरकार ने। हेडक्वार्टर इसके बेंगलुरु में है। ठीक है, ये हार्नेस करना चाहता है, सस्टेन करना चाहता है और स्पेस टेक्नोलॉजी को ऑगमेंट करना चाहता है, जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। ठीक है, बहुत सारे इसके सेंटर्स भी हैं, लॉन्च व्हीकल हैं जो हमारे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, सैटेलाइट्स को डिज़ाइन किया करता है, डेवलप करता है UR राव सैटेलाइट सेंटर में बेंगलुरु में। इंटीग्रेशन और लॉन्चिंग सैटेलाइट्स की होती है सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसका तो नाम आपने जरूर सुना ही होगा। सेंसर फॉर कम्युनिकेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात की जाए तो अहमदाबाद से होती है। ठीक है, गगनयान मिशन की बात करें तो मिशन के बारे में पहले समझते हैं। इसमें क्या है कि हम अपनी इंडिया की कैपेबिलिटी दिखाना चाहते हैं कि हम अपने ह्यूमन को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकते हैं। इसमें 3 स्पेस फ्लाइट्स इंक्लूडेड हैं, जो 2 अनमैन्ड हैं जिसको हम अबॉर्ट मिशंस कहेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्रू सेफ रहेगा या नहीं ऊपर जब जाएगा स्पेस में तो। ठीक है, और एंड में क्या होगा कि हम अपनी फर्स्ट ट्रायल किया जाएगा अनक्रूड फ्लाइट का। इसमें हम सबसे पहले, इसके बाद में हम व्योम मित्र जो हमारा ह्यूमनॉइड है इसको भी हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। क्रू मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल से जोड़ दिया जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा और इसको हम लॉन्च कर देंगे और ऊपर ये जाएगा स्पेस में। गगनयान मॉड्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्रू मॉड्यूल है, सर्विस मॉड्यूल है, ऑर्बिटल मॉड्यूल है। क्रू मॉड्यूल में जो है लोग रहेंगे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स में लगे हुए होंगे, वो इसमें बैठकर लोग जाएंगे ह्यूमन। सर्विस मॉड्यूल में अनप्रेशराइज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सिस्टम, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और ऑर्बिट मॉड्यूल क्या है, ये अर्थ की ऑर्बिट करेगा। ओके, चंद्रयान 3 की अब हम बात करेंगे तो अभी क्या हुआ है, बहुत सारे क्रिटिकल स्टेप्स ज़रूरी हैं जिससे कि हम चंद्रयान 3 जो है इसको हम सक्सेसफुली लॉन्च कर सकें, और वो जो स्टेप्स ज़रूरी थे वो अभी कंडक्ट कर पाए हैं हम अच्छे से। ठीक है, 3 पॉसिबल लैंडिंग साइट जो है हमने मिशन की फाइनलाइज की हैं।
कहाँ पर की हैं, जो साउथ पोलर रीजन है मून का, वहीं पर हमने 3 जो पॉसिबल लैंडिंग साइट्स हैं कि भैया हमने लॉन्च तो कर दिया पर कहीं पर तो ये लैंड भी होगा ना, तो कहाँ लैंड होगा ये हमने जगह ढूंढ ली है। क्या है, मांजियस यू और बोगस लाओस्काई एम क्रेटर्स के बीच में 3 जगह को फाइनलाइज किया है। ठीक है, लैंडर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा क्रूशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को और कंपैटिबिलिटी टेस्ट को ये कंप्लीट कर चुका है। फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट जो है क्रायोजेनिक इंजन्स के लिए वो यूज़ किया जाएगा इस मिशन के लिए, और वो भी सक्सेसफुली हमने टेस्ट कर लिया है। मेजर मिशन जो कि मून के लिए है, तो यूएसएसआर का मिशन था लूना 1, लूना 2, लूना 3। लूना 2 जो है फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जो कि मून की सरफेस तक पहुंचा। यूएसए का है ल्यूनर ऑर्बिटर 1, अपोलो 11 जहां पर पहला ह्यूमंस जो है वो मून तक पहुंचे, फिर ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और आर्टेमिस 1। जापान का हीथेन है, और इन चाइना का चैंग 1 जो कि फर्स्ट चाइनीज मून मिशन है। इसराइल का वेयरसीट है। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसके मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ये जानना जरूरी है। तो हम यहाँ पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते हैं ल्यूनर सरफेस पर। हम अपनी रोवर रोबिंग जो है वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे मून पर, और इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी करना चाहते हैं। मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं चंद्रयान 3 के, तो लैंडर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, रंभा इसका नाम है। चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जिसमें हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो चांद की सतह है उसकी। ठीक है, और फिर है एल्सा, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ल्यूनर सिस्मेटिक एक्टिविटीज़ को देखेंगे, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या सिस्मिसिटी है। ठीक है, लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे है जो कि अंडरस्टैंड करेगा कि मून सिस्टम का डायनेमिक्स कैसा है। रोवर मॉड्यूल है जहाँ पर लेजर इंड्यूस ब्रेक थ्रो स्पेक्ट्रोग्राफ लगाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ये है। प्रोपोजल मॉड्यूल भी है, भाई प्रोपोजल तब तक धक्का नहीं मिलेगा ऊपर पहुँचेगा कैसे। लॉन्च व्हीकल्स कौन सा है, GSLV मार्क 3। ठीक है, 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल इसमें है। इसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज, सॉलिड रॉकेट बूस्टर और कोर लिक्विड भी है। इतनी ये चीज़ जो है आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए कि भैया जो साउथ पोल है मून का वो ही क्यों चूज़ किया गया है लैंडिंग साइट के लिए। हम नॉर्थ में भी तो जा सकते थे लेकिन नहीं, साउथ में जा रहे हैं। शैडो एरिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, नॉर्थ पोल से भी बड़ी शैडो एरिया साउथ पोल की है, तो ज़रूरी है, हो सकता है कि यहाँ पर पानी भी हो। ठीक है, और हम उसको ढूंढ रहे हैं। क्रेटर्स की बात करें तो यहाँ पर कोल्ड ट्रैप्स हैं और हो सकता है फॉसिल रिकॉर्ड भी हो सोलर सिस्टम का। यहाँ पर रिसोर्सेज ऐसे जो अनटैप्ड हैं और ये हमारे एडवांटेजेस रहेगी ये पोजीशन भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्केनिक रॉक्स की। ठीक है, मून पर क्या हुआ है, वोल्केनिक रॉक्स मिले हैं, चर्चा में है, चलो देखते हैं। तो अभी हुआ ये है कि जो फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी है अहमदाबाद की और यूएस और जापान, इन सब ने मिलकर अनाउंस किया है कि नई डिस्कवरी मिली है कि जो वोल्केनिक रॉक्स है ना मून पर, उनकी ओरिजिन के बारे में हमको पता लगा है। डिस्कवरी के बारे में बात करें तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक यूनिक ग्रुप को फाउंड किया है एंशिएंट लूनर बेसाल्टिक मेट्रोइड्स का। ठीक है, क्रीप से जो बहुत ही दूर है। अब ये क्रीप क्या है, क्रीप एक्रोनियम है ऐसे प्लेस के लिए जहाँ पर पोटेशियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और फॉस्फोरस मिलता है। उसके डिपॉजिट जहाँ मिलते हैं उसको हम क्रीप बोलते हैं, और वहाँ से कुछ अलग ही जगह पर हमें बेसाल्टिक मेट्रोइड्स मिले हैं। ये जो है अभी डिस्कवरी हुई है। सैंपल जो हैं इस डिस्कवरी के वो स्टडी किए गए हैं आसूका 881757 के लिए जो अंटार्कटिका में हमें मिला है, कालाहारी में भी मिला है, कालाहारी डेजर्ट के, और सैंपल्स हमने रशियन लूना 24 मिशन से भी कलेक्ट किए थे। इससे पता ये चलता है कि जो मेट्रोइड्स हैं जिनसे जो हमने स्टडी किए हैं वो ऐसे रीजन से आए हैं जो कि प्रोगैलेरम क्रीप टेरान के दूर हैं। स्टडी ये भी शो करती है कि जो बसाल्ट्स हैं यहाँ पर लो प्रेशर मेल्टिंग जो हुई है मून की, उसका ये रिजल्ट है कि ये बसाल्ट्स बने हैं, और जो बसाल्ट PKT रीजन के हैं वो लोकलाइज रेडियो एक्टिव मेल्टिंग की वजह से बने हैं। ठीक है, साथ ही साथ में ये जो बसाल्ट्स हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं किसी ठंडे, शैलो और कंपोजिशनली डिस्टिंक्ट पार्ट जो लूनर इंटीरियर का है उससे ये बने हुए हैं। सिर्फ जो मून के ऐसे कुछ रीजन्स जो कि मून के नियर साइड हैं मून के, वो बसाल्टिक रॉक्स के हैं, इतना हमको याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हम इसको एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, क्रीप क्या होता है, इसको भी समझ ही लो, हो सकता है क्रीप आ जाए कि क्रीप क्या है। तो देखो क्या है,
ये कोर है, ये मेंटल है और यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है। तो ये जो मेल्टिंग हो रही है पीकेटी रीजन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि क्रीप है, मतलब क्या हमने देखा था ना कि पोटेशियम है और रेयर अर्थ मटेरियल है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो है यहाँ पर तो ये सब मिल रहा है और इस जगह पर नहीं मिल रहा। ये बसाल्ट जो है ये मिला है, यहाँ पर क्रीप नहीं है, ठीक है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं निसार की। नहीं, निसार ये सॉन्ग नहीं है, निसार ये क्या है। तो अभी क्या हुआ है कि जो इसरो है उसने निसार सैटेलाइट को अभी रिसीव किया है, किससे, यूएस के स्पेस एजेंसी से। तो इसरो को क्या हुआ है, इसरो ने निसार को अभी रिसीव किया है। अब नासा इसरो सार जो है इसको हम निसार बोल रहे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है जिसको ज्वाइंटली नासा और इसरो ने बनाया है और उसी का नाम हमने निसार रख दिया है, नासा और इसरो के नाम पर। मैपिंग और डेटा की बात करें तो ये पूरे ग्लोब को 12 दिनों के अंदर मैप कर देगा, ठीक है। सिर्फ 12 दिन लगेंगे पूरे अर्थ को मैप करने में और ये स्पेशली और टेम्पोरली कंसिस्टेंट डेटा प्रोवाइड करेगा कि अर्थ के इकोसिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आइस मास कितना रह गया है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा। इसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों ही तरीके के बैंड जो हैं उपलब्ध हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पेलोड्स की बात करते हैं तो ये जो पेलोड है वो इंटीग्रेटेड रडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर पर जो है माउंटेड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी कह रहे हैं। नासा ने यहाँ पर एल बैंड को प्रोवाइड किया है, एल बैंड रडार को प्रोवाइड किया है, ठीक है, और इसरो ने यहाँ पर एस बैंड रडार को प्रोवाइड किया है। नासा निसार जो है उसकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निसार जो है जनवरी 2024 में लॉन्च हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है, कमीशन हो जाएगा। उसके बाद में एल बैंड रडार जो है उसका नासा यूज़ करेगा मिनिमम 3 सालों के लिए और उसके बाद में एस बैंड रडार का इंडिया यूज़ करेगा आने वाले 5 सालों के लिए। अब ये मिशन जो है इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रिसीजन रिजोल्यूशन इसका बहुत ज़्यादा है, इमेजिंग एरिया इसका बहुत ज़्यादा है और ये जो है इंडियन कोस्ट और अंटार्कटिका को ऑब्जर्व भी करेगा। सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एल बैंड जो है ये होता है 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, और एस बैंड जो है वो 5 और 1 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। इतनी चीज़ें हमारी चर्चा में तो इसको ही देखते हैं, ठीक है। एल बैंड रडार जो है ये ऑपरेट करता है वेवलेंथ पे 15 से 30 सेंटीमीटर की और एस बैंड जो है ये 8 से 15 सेंटीमीटर की वेवलेंथ पर ऑपरेट करता है। इसरो ने अभी तक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किस किस के साथ में किया हुआ है, ये हमारे लिए अच्छा है, इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मेगा ट्रॉपिक्स जो है ये मिशन है, इसमें हमने किसके साथ में कोलैब किया है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ फ्रांस के साथ में कोलैब किया है और यहाँ पर ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट चेंज को हम पढ़ रहे हैं और ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सरल जो हमारा मिशन है इसमें हमने CNES के साथ में क्या किया है, कोलैब किया है। ओशियन को हम स्पेस के जरिए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी लॉन्च है। लूपेक्स में हमने जापान के साथ में कोलैब किया है और जहाँ पर हम लैंडर और रोवर जो है मून के साउथ पोल के लिए उसको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी प्लान्ड है। तृष्णा जो है ये CNES के साथ में हमने अभी कोलैब किया है और हम इसमें क्या कर रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं और ये है अभी, ठीक है। अभी जो हमारा मिशन है निसार उसकी एप्लीकेशन की बात करें तो क्रायोस्फीयर ट्रैकिंग हम करेंगे, इकोसिस्टम रिसोर्स ट्रैकिंग करेंगे और डिजास्टर को भी मैनेज करेंगे इसी से। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट की। तो अभी हुआ ये है कि इंडिया का जो पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है उसको हमारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया है। मार्टिन फाउंडेशन जो है उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के साथ में मिलकर लॉन्च किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 इसको लॉन्च किया है। रॉकेट को यूज़ किया जाएगा वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और रेडिएशंस की रिसर्च के लिए। अब बात की जाए कि आखिर ये साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं, कैसे रॉकेट्स होते हैं, क्या ये साउंड करते हैं इसलिए इनका नाम साउंडिंग रॉकेट्स है। चलो जानते हैं आखिर ये क्या है। तो साउंडिंग रॉकेट्स जो है ये 1 और 2 या तो 1 स्टेज हो गया, 2 स्टेज या फिर 1 और 2 स्टेज का ही है। ये सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स होते हैं, मतलब क्या है इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज़ हो रहा है जिसमें हम अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स की और स्पेस रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए या फिर प्रोटोटाइप्स को प्रूव करने के लिए नए कंपोनेंट्स के। साउंडिंग रॉकेट्स को इनका नाम इसलिए मिला है क्योंकि जो नॉटिकल टर्म है टू साउंड, जिसका मतलब होता है कि मेजरमेंट लेना। नॉटिकल टर्म है टू साउंड का मतलब शोर मचाना नहीं है, मेजरमेंट लेना है, इसीलिए इनका नाम साउंडिंग रॉकेट्स है क्योंकि इसमें हम
मेजरमेंट ही ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हाइब्रिड रॉकेट जो है ये अलग अलग प्रोपेलेंट्स का यूज़ करते हैं, एक सॉलिड दूसरा गैस या लिक्विड हो सकता है। 1963 में हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम ने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च स्टार्ट किया था थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरला से। ठीक है, अब 1967 में इसरो ने अपना वर्जन जो है साउंडिंग रॉकेट का वो लॉन्च किया जिसका नाम था रोहिणी RH-75। 1975 में इसरो ने जितने भी साउंडिंग रॉकेट एक्टिविटीज़ थी उनको कंसोलिडेट कर दिया रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम के अंडर। अब हम बात करेंगे रोहिणी RH-200 की। ठीक है, ये मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इन 3 साउंडिंग रॉकेट्स में से ये एक ऐसा है जो कि अभी इसरो के साथ में ऑपरेशनल है। ठीक है, 2 और हैं, RS-300 MK2 और RS-560 MK2। ठीक है, दोनों ही एरोनॉमी के लिए यूज़ हो रहे हैं। 200 का मतलब है कि यहाँ पर जो रॉकेट का डायमीटर है 200 मिलीमीटर्स है, इसीलिए इसका नाम 200 रखा गया है। यहाँ पर पॉलीविनाइल जो हमारा क्लोराइड रहता है PVC उसके बेसिस पर प्रोपेलेंट यूज़ हुआ है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं जिसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जुपिटर मून्स को। तो जुपिटर के पास में 92 मून्स हैं और इसने जो है सैटर्न को भी बीट कर दिया है। अब ये ऐसा प्लैनेट है जिसके पास में सबसे ज़्यादा मून्स हैं। अभी तक सैटर्न के पास में थे, अब जुपिटर के पास में है, कितने हैं? 92। जुपिटर जो है फर्स्ट मून्स का ये होम है जो कि सोलर सिस्टम में डिस्कवर हुए हैं। जुपिटर 4th लार्जेस्ट मून्स है। जुपिटर का जो 4th लार्जेस्ट मून है जिसको हम गैलीलियन सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, 4 लार्जेस्ट मून कौन कौन से हैं इसके? लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि ये 4 के नाम देखकर पूछा जाए कि आखिर ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जुपिटर के ये मून्स हैं। क्या है ये? जुपिटर के मून्स हैं। लो वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी है सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा। यूरोपा का सरफेस में जो है वाटर आइस है। गैनीमीड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का और ओनली मून है जो इसके पास में अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। कैलिस्टो की जो सरफेस है वो एक्सट्रीमली हैवीली क्रेटर्ड और एंशिएंट है। नेक्स्ट है क्यूआर क्या है ये? तो नई स्टडी अभी हुई है, उसमें पता चला है कि जो डार्क प्लैनेट है क्यूआर वो उसके पास में सैटर्न लाइक रिंग है डस्ट और डेब्रिस की। ठीक है, जो कि फिजिक्स को भी अब नकार रही है, फिजिक्स भी इसके सामने फेल हो रहा है। रिंग्स जो हैं ये रोचे लिमिट से बाहर मिली हैं। रोचे लिमिट मिनिमम डिस्टेंस है जो कि एक लार्ज सैटेलाइट तक अप्रोच कर सकता है प्राइमरी बॉडी से। टाइडल फोर्सेस से ये टूटता नहीं है, उतनी जो रोचे लिमिट है वो होनी चाहिए, बट ये लिमिट को इसने तोड़ दिया है। यहाँ पर क्यूआर को हमने 2002 में डिस्कवर किया था। ये 7th लार्जेस्ट नॉन डार्क प्लैनेट है अभी तक। ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है ये। डार्क प्लैनेट क्या होता है? ये सेलेस्टियल बॉडी होता है जो कि सन की ऑर्बिट तो करता है, बट ये जो है अपना प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता। आर लाइरे स्टार्स की बात करें तो मोर देन 200 डिस्टेंट वेरिएबल स्टार जिनको हम आर लाइरे स्टार्स बोलते हैं, मिल्की वे के जो स्टेलर हेलो है उसमें ये डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, आर लाइरे स्टार्स जो हैं इनको हम इनकी फ्लक्चुएटिंग ब्राइटनेस के लिए जानते हैं। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने में। एक गैलेक्सी क्या होती है भाई? तो गैलेक्सी में बहुत सारे गैस, डस्ट, मिलियंस बिलियंस स्टार्स सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी से वो सब जुड़े हुए हैं, उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी स्फेरिकल, स्पाइरल, इलिप्टिकल, इरेगुलर कैसी भी हो सकती है। हम अपनी प्यारी गैलेक्सी की बात करें तो हमारी प्यारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड की बात करें तो नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसने एक स्टार फॉर्मेशन को फाउंड किया है जो कि अभी हो रही है स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड के अंडर। विजिबल है ये नेकेड आई से भी, सदर्न हेमिस्फीयर से हम इसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो इरेगुलर गैलेक्सीज हैं जो कि मिल रही हैं आपस में। ठीक है, ये गैलेक्सीज ऑर्बिट करती हैं मिल्की वे को 1500 मिलियन ईयर्स में एक बार। मेटेरॉइड्स की बात करें तो 5 नए मेटेरॉइड्स जो हैं वो हमें मिले हैं ब्लू आइस रीजन में अंटार्कटिका के। मेटेरॉइड्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में जो कि डस्ट ग्रेन से तो बड़े होते हैं और स्मॉल एस्टेरॉइड तक के इनका साइज हो सकता है। जब ये मेटेरॉइड्स से अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही हाई स्पीड में एंटर करते हैं तो ये जल जाते हैं और जो टूटा फूटा बची हुआ जिसका जो भी मटेरियल बचता है उसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं और इसको मिटियोर्स बोलते हैं और जिसको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। मेटेरॉइड अगर सर्वाइव कर जाए और ये हिट कर दे ग्राउंड को तो ये मेटेरॉइड बन जाता है।
यूब्राइट मेटेरॉइड की बात करें तो अभी एनालिसिस हुई है डियोदार मेटेरॉइड की 2022 में, जो गुजरात में गिरा है। ये इंडिया का पहला यूब्राइट है 170 सालों में। अब ये यूब्राइट क्या होते हैं? यूब्राइट भी मेटेरॉइड का ही एक टाइप है, ठीक है। ये जो है काफ़ी कोर्स होता है, इग्नियस रॉक्स है, ऑक्सीजन पुअर कंडीशन में ये बनता है, इतना ही हमको याद रखना है। वुल्फ 1069b की बात करें तो एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है एक एक्सोप्लैनेट, नाम है इसका वुल्फ 1069b, जो कि ऑर्बिट कर रहा है एक रेड डार्क स्टार वुल्फ 1069 को। एक्सोप्लैनेट क्या है? हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का कोई प्लैनेट अगर होता है उसको हम एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। रेड डार्क वो स्टार्स होते हैं जिनका मास बहुत ही कम होता है, जो कि कूलेस्ट होते हैं, ठीक है। ये जो है स्टार की हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता हुआ पाया गया है। सॉलिटरी वेव की बात करें तो इंडियन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने पहला एविडेंस शो किया है कि सॉलिटरी वेव्स जो हैं वो मार्शियन मैग्नेटोस्फीयर में देखने को मिली हैं, ठीक है। शुक्रयान फर्स्ट की बात करें तो इसरो का जो वीनस मिशन है वो अभी डिले हो गया है 2031 तक। 2031 में अर्थ और वीनस जो है दोनों अलाइंड होंगे इस तरीके से कि हमें मिनिमम अमाउंट लगेगा स्पेसक्राफ्ट को वीनस की ऑर्बिट तक पहुंचाने में, और तभी हम ऐसा करेंगे, शुक्रयान को लॉन्च करेंगे। शुक्रयान फर्स्ट जो है वो ऑर्बिटर मिशन होगा, ठीक है, जो कि साइंटिफिक पेलोड्स को लेकर जाएगा, जैसे कि हमारी हाई रिजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार को लेकर जाएगा, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को भी लेकर जाएगा। इसमें हम स्टडी करेंगे कि वीनस की जियोलॉजिकल वोल्केनिक एक्टिविटी कैसी हो रही है, क्या इमिशंस हो रहे हैं, क्या स्पीड है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। वर्ल्ड की जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है उसको भी अभी हम देखने वाले हैं। दुनिया की पहली जो हमारी 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है ना, उसको हम पढ़ेंगे। मतलब दुनिया भर में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन हमने बना दी है। रॉकेट आप कैसी बनाई है? 3D प्रिंटेड। अग्निकूल कॉस्मोस ये है इसका प्यारा नाम, ठीक है। तो अग्निकूल कॉस्मोस एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने क्या किया है, ये अग्निलेट इसको बनाया है, 3D प्रिंटेड है ये, ठीक है। ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जहाँ पर लिक्विड को, केरोसिन को हमने मिलाया है कोल्ड लिक्विड ऑक्सीजन से, और ये जो मिक्सचर है इसको हम फ्यूल के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अग्निलेट इंजन जो है ये कंपनी की लॉन्च व्हीकल अग्निबाण इसको पावर करेगा, ठीक है। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे की बात करें अल्मा की, तो एक रिसर्च टीम है इटली से, उसने डिटेक्ट किया है कैल्यूसिव ब्लैक गैलेक्सी, जिसको नाम दिया है इनविजिबल गैलेक्सी, अल्मा का यूज़ करते हुए। अल्मा ए स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीस्कोप है जो कि लाइट को स्टडी करता है कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ओके, ड्रॉपर वेदर रडार्स की अगर हम बात करें तो हमारी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो एंटायर इंडिया को कवर करेगा, जो हमारा डॉपलर वेदर रडार है उसके अंडर 2025 तक। इसमें डॉपलर इफेक्ट का यूज़ किया जाएगा, वेलोसिटी डेटा का प्रोड्यूस किया जाएगा, ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, डेटा लेंगे और हम उसके बाद में स्टडी सारी करेंगे। चलो, काफ़ी स्पेस में घूम लिए हैं, अब आते हैं वापस। स्पेस में आने के बाद में क्या होता है, स्पेस से जब वापस आते हैं तो हम देखते हैं भैया स्वास्थ्य ठीक है आपका, हाँ, तो हम देखेंगे हेल्थ के बारे में। हम अपनी आपकी सबकी हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। रिसेंटली हुआ ये है कि जो WHO है उसने एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, नाम था काउंट डाउन टू 2023, ठीक है, WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2022। अभी क्या हुआ है कि मैंडेटरी था, जो ट्रांस फैट की लिमिट थी या फिर बैन किया गया था पार्शियली हाइड्रोजेनेटिक ऑयल्स पर, वो क्या है 3.4 बिलियन पीपल जो है जो अफेक्ट करते हैं 60 कंट्रीज़ में, उनके लिए ये लिमिट जो है मैंडेटरी कर दी गई थी, ठीक है। 2022 में 3 ऐसी कंट्रीज़, इंडिया, ओमान, यूरुग्वे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये ट्रांस फैट की पॉलिसी इसको इम्प्लीमेंट किया। प्राउड फील करो क्योंकि हमारा भी नाम आया, हमारी इंडिया का नाम आया है। ट्रांस फैट इसको हम रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये ट्रांस फैट क्या है इसको जानते हैं। तो ट्रांस फैट या फिर ट्रांस फैटी एसिड्स की बात करें तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं जो कि नेचुरल या फिर इंडस्ट्रियल किसी भी सोर्स से आ सकती हैं। जो नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स होते हैं ये रूमिनेंट्स से आते हैं, जैसे काव है, शीप है, इससे आते हैं। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स होते हैं, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल ऑयल में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को मिलाते हैं और जो हमारा ऑयल है वो सॉलिड बन जाता है, जैसे कि हम बात करें तो घी, ठीक है।
ट्रांस फैट का यूज़ करते हैं। इसका ये यूज़ हम अब बात करें कि ये इतना ख़तरनाक है तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ट्रांस फैट में कोई भी चीज़ बनाएं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती, सस्ता पड़ जाता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। जैसे हम देखें ना, घी अगर हम लगाते हैं, ये जो डालडा घी अभी मिलता है जो मिलावट वाला, वो अगर हम लगाएं किसी चीज़ में और फिर खाएं तो वो चीज़ टेस्टी लगती है, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये टेस्ट बढ़ जाता है तो हम इसका यूज़ करते हैं, जबकि ये काफ़ी ख़तरनाक है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, सारी चीज़ों की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रांस फैट जो है ये बहुत ही कम हमको करना चाहिए, इसका इंटेक बहुत कम करना चाहिए। हो सके तो इंटेक मत करो क्योंकि ये बहुत ही बेकार है हमारे लिए, ये रिस्की है। पार्शली हाइड्रोजनेट ऑयल्स क्या होते हैं? तो ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर और ये प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं। डीप फ्राइंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बेक्ड गुड्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है रीप्लेस। तो आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है कि रीप्लेस में हम ट्रांस फैट को रिप्लेस करने की ज़रूरत की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। तो WHO ने अभी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस 2023 को रिलीज़ किया है। अभी आप ये मत सोचना कि आप मैं कहानी सुना रही हूँ और आप आंखें बंद करके बस कहानी सुने जा रहे हो, नहीं, आपको यहाँ पर काम पढ़ते जा रहे हैं। आपको पता हो तो ये रिपोर्ट जो रिलीज़ हो रही है इनको आपको लिखना है एक जगह पर, याद भी करना है कि कौन सी रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट भैया क्वेश्चन में आ सकती हैं। अच्छा, NTD की बात करें तो ये डाइवर्स ग्रुप है, इसमें 20 कंडीशंस हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती हैं। और ये कंडीशंस मतलब बीमारियां, जैसे कि अभी हम देखेंगे, अभी ये जो बीमारियां हैं ये कई सारे पैथोजन से होती हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंजाई, टॉक्सिन्स की वजह से हो जाती हैं। ऐसे एरियाज़ में ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं जहाँ पर साफ़ सफाई कम है, साफ़ पानी नहीं मिलता, खाना अच्छा नहीं है, सफाई कम है और क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर ये बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। इंडिया भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है इससे, ठीक है, जैसे कि डेंगू है, लिम्फेटिक फ्लेरोसिस है, लेप्रोसी है, काला आजार है, रेबीज है, ये सारी बीमारियां एंटीडीज़ ही हैं, ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं और ये इंडिया में भी देखने को मिलते हैं इसके केसेस। लेकिन हाँ, बहुत सारी हमने ऐसी बीमारियां जैसे गिनिया वॉर्म है, ट्रैकोमा है, यॉज है, इस सब को हमने ख़त्म भी कर दिया है, ठीक है। किस तरीके के होते थे? हेलमिंथ एंटीडी, ठीक है, ये सॉइल ट्रांसमिटेड जो होती हैं, प्रोटोजोन से हो जाती है, वायरस से हो जाती है, वायरस से जैसे कि रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, एक्टोपैरासिटिक हो जाती है जैसे स्केबीज हो जाती है लोगों के, बैक्टीरियल में लेप्रोसी हो जाती है, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि स्नेक बाइट है, ठीक है, जैसे सांप काट लिया, ऐसे हम लोग बहुत केसेस सुनते रहते हैं, तो ये भी एक एंटीडी है। फंगल भी बीमारियाँ ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। WHO की पैंडेमिक ट्रीटी ये क्या है? तो अभी WHO मेंबर्स ने पहला राउंड जो है नेगोशिएशंस का कर लिया है पैंडेमिक ट्रीटी पर। WHO जो है लीडिंग टू मेजर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को लीड कर रहा है, जो कि आने वाली आगे कभी फ्यूचर में पैंडेमिक्स आए तो उनको कैसे टैकल करना है, इसके लिए 2 इनिशिएटिव्स WHO चला रहा है। पहला इनिशिएटिव है जिसमें इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को रिवाइज करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे में हम पैंडेमिक ट्रीटी को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। पैंडेमिक ट्रीटी की बात करें तो जीरो ड्राफ्ट जो है पैंडेमिक ट्रीटी का वो WHO ने पब्लिश किया है। ये ग्लोबल और नेशनल लेवल पर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस को बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक पाथ खोला जा रहा है कि किस तरीके से हम मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस कर पाएंगे, ठीक है, पैंडेमिक्स को कैसे हमें रोकना है, कैसे लोगों की लाइफ बचानी है, डिजीज जो है उसका बर्डन कैसे कम करना है, कैसे खुद को पैंडेमिक के लिए तैयार करना है, ये सब इसमें बातें होंगी। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम WHO क्या है, WHO पैंडेमिक्स को कैसे हैंडल किया है WHO ने पास्ट में, ये सब इसमें बताया जा रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरनेशनल लॉ की तरह काम करेगा, लीगली बाइंडिंग होगा 196 कंट्रीज़ में। इसमें हम पैंडेमिक्स को कैसे हमें हैंडल करना है उसी के बारे में बात होगी। वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस की अगर हम बात करें तो WHO की एक कमेटी है, उसने अभी बहुत सारी कंट्रीज से अपडेट्स देखे, उसके बाद में इन्होंने बताया है कि जो रिस्क है ग्लोबल स्प्रेड ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस का, वो अभी भी रिस्क चला ही आ रहा है, जिसमें जो वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस क्या होता है? तो पोलियो एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि सीधे नर्वस सिस्टम पर ही अटैक कर देती है। पोलियो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 1 का पोलियो वायरस ऐसा है जो अभी भी सर्कुलेशन में है, 2 को हम एलिमिनेट कर चुके हैं, 2 के लिए जो है वैक्सीन्स प्रोवाइडेड हैं, बस टाइप 1 के लिए अभी भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है।
IPV जो है ये प्रोड्यूस होता है वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस स्ट्रेन से, और इसमें किल्ड जो है इसको इनएक्टिवेट किया जाता है। जो ओरल जो है हमारी ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन्स हैं, इसमें क्या होता है वीकेंड वैक्सीन वायरस अवेलेबल होता है, लेकिन जो ओरल वाला है वो रेयर इमरजेंसी में ही लीड कर पाता है। रेयर इमरजेंसी इसमें हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा वैक्सीन वायरस बढ़ता रहे तो। ठीक है, 2014 में इंडिया पोलियो वायरस फ्री हो चुका है, इतना आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो लिम्फेटिक फ्लैरिसिस न्यूज़ में रहा, क्योंकि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिससे कि हम लिम्फेटिक फ्लैरिसिस को 2027 तक एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। इन्फेक्शन जो है ये चाइल्डहुड में ही हो जाता है, इससे लिम्फेटिक सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है। एबनॉर्मल इन्लार्जमेंट कुछ बॉडी पार्ट्स के देखने को मिलते हैं। राउंड वॉर्म्स हमें देखने को जो नेमाटोड्स है राउंड वॉर्म्स, उसकी वजह से ये होता है। मच्छर अगर काट लें जैसे क्यूलेक्स, एनोफिल्स, एडीज, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, मीजल्स और रुबेला की बात करें तो इंडिया ने कहा है कि मीजल्स और रुबेला को 2023 तक एलिमिनेट कर देंगे। मीजल्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, और रुबेला जो है ये लिम्फ नोड्स, आइज, स्किन को इम्बेड करता है। यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष में भी इसको हटाने की कोशिश की है, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीन देते हैं हम, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी लेकर आए हैं किस तरीके से इसको हम एलिमिनेट करेंगे। नोरो वायरस की बात करें तो केरला ने कंफर्म किया है कि हाँ भाई नोरो वायरस फैल चुका है। नोरो वायरस एक हाईली कंटेजिनियस एनिमल वॉर्न डिजीज़ है जो कि कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होती है। यहाँ पर सर्वाइवल जो है ये वायरस का ये लो टेम्परेचर में हो जाता है, मतलब कितना भी ठंड हो ये सर्वाइव कर जाएगा। इससे जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस हो जाती है, वॉमिटिंग होगी, डायरिया वगैरह होता है। अल्जाइमर की बीमारी है, अभी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दिया है अल्जाइमर की जो ड्रग है लिसेनेमैप को। ठीक है, जो पेशेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे सारी चीज़ें भूलने लगते हैं, वो होता है अल्जाइमर, और उसके लिए ये जो है ड्रग बनाई गई है। ये प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रेन जो है वो श्रिंक करने लगता है, ब्रेन की सेल्स मरने लगती हैं। डिमेंशिया का ही एक ये मेन कॉज देखा जाता है। XBB.1.5 की बात करें तो इस वेरिएंट को अभी गुजरात में देखा गया है। ये नया रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है जो कि इम्यून को इवेज करता है, इवेड करता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव देखने को मिल रहा है दूसरे वेरिएंट से। ठीक है, अच्छा जी, कंट्रोलिंग डिजीजेस की बात करें तो दर एस सलाम डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन है जिसमें हम चिल्ड्रन जो हैं उनके अंदर अगर एड्स हो जाती है तो उसको एंड करने की कोशिश कर रहे हैं 2030 तक। ये डिक्लेरेशन को अनाउंस किया गया है, जो पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी ग्लोबल एलियंस टू एंड एड्स इन चिल्ड्रन, इसमें ये अनाउंस किया गया। ई संजीवनी की बात करें तो इसमें सर्विसेज जो है 10 करोड़ बेनिफिशियरीज़ के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफ इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हम टेलीमेडिसिन ले सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के अंडर ये आता है। कुछ मिसलिनियस न्यूज़ भी हैं जिसको भी हम देखेंगे। पहली है इम्यून इम्प्रिंटिंग। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि साइंटिफिक स्टडीज़ में पता चला है कि इम्यून इम्प्रिंटिंग जो है ये लेस इफेक्टिव होता जा रहा है। ये बिवैलेंट बूस्टर्स को लेस इफेक्टिव कर रहा है। अब ये बिवैलेंट बूस्टर्स क्या है? ये वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर शॉट्स है वैक्सीन के, जिसमें हम बेटर इम्यूनिटी कर सकते हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। फिर लेड पॉइजनिंग, ये क्या है? तो अभी क्या हुआ है कि स्टडी हुई है नीति आयोग के द्वारा और जो CSIR इसके द्वारा 2022 में, जिसमें बताया गया है कि 23 स्टेट्स जो हैं उनके ब्लड में, उनके 23 स्टेट में रहने वाले लोगों के ब्लड में जो लेड है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है। लेड बहुत ही टॉक्सिक मेटल है, ठीक है, और ये अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली मिलती है। और ये ज़्यादा हो जाए लेड तो इससे क्या होगा? पॉइजनिंग हो सकती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, ग्रोथ रुक सकती है, डेवलपमेंट रुक सकता है, लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हियरिंग स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंटेलिजेंसी भी कम हो सकती है। अब थोड़ी देखते हैं हेल्थ के बाद में, अब हम देखेंगे डिफेंस की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारी इंडिया की डिफेंस सेक्टर में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन्स। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है उन्हें अभी UAVs को अपने कॉम्बैट सिस्टम में लेकर आए हैं, ये आइडिया लेकर आए हैं, ठीक है, UAVs के लिए। अच्छा, ड्रोन सिस्टम इंडियन मिलिट्री में क्या है? तो स्वार्म ड्रोन जो है ये इंडियन आर्मी इंडक्ट करती है, ये कॉम्बैट ऑपरेशन में बहुत यूजफुल
होता है। स्विच वीटॉल के जो यूएवी है ये रिमोट एरियाज़ में और डिफ़िकल्ट टेरेंस में यूज़ होता है। 2021 में आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मुंबई बेस्ड आइडिया फोर्स के साथ में इन ड्रोन्स को बनाने के लिए। हमारे खुद के भी ड्रोन्स हैं जिनका नाम लक्ष्य और निशांत है। तपस यूएवी भी हमारा खुद का ड्रोन है। ठीक है, इंपोर्टेड ड्रोन्स की अगर हम इंडिया में बात करें तो इसराइल का रिसर्चर और हेरोन यूएवीज हैं। ठीक है, जो ऑल वेदर सर्विलांस कर सकते हैं। प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स हैं और MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स भी हैं। ठीक है, अभी हम ड्रोन की एप्लीकेशंस की बात करें तो लगभग हर एरिया में ड्रोन को अप्लाई किया जा सकता है। एरियल फोटोग्राफी कर सकते हैं। देखते हैं हम कि शादी पार्टी में क्या हो रहा है, भाई ऊपर क्या हो रहा है, ड्रोन्स घूम रहे हैं, उससे क्या होता है, फोटोग्राफी हो रही होती है। एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, वेदर फॉरकास्टिंग, रिसर्च एंड रेस्क्यू, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोग्राफिक मैपिंग, शिपिंग एंड डिलीवरी, इन सारी एरियाज के लिए हम ड्रोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिफेंस सिस्टम्स अगेंस्ट ड्रोन्स की बात करें तो नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाया गया है जिसमें हम ड्रोन को ही ख़त्म कर देंगे। किसी और हमारे जो एनिमी का अगर ड्रोन आता है उसको हम ख़त्म कर पाएंगे। हार्ड स्किल और सॉफ्ट किल दोनों ही हो सकते हैं। हार्ड किल में क्या, ड्रोन कंपोनेंट को अटैक करेंगे हम, और सॉफ्ट किल में हम उसको मिसगाइड कर देंगे। DRDO D4 ड्रोन सिस्टम की बात करें तो इसमें तीनों ही फोर्सेस के पास में ये ड्रोन है। ठीक है, फिर है इंद्रजाल, ये एक ड्रोन डिफेंस डोम है जो कि कोई दूसरा जो ड्रोन है किसी और एनिमी का वो हमारे इंडिया में उस डोम में एंटर नहीं कर पाएगा। इजराइल का स्मैश 2000 प्लस सिस्टम है, इसको इंडियन नेवी यूज़ करती है। ठीक है, ये असॉल्ट राइफल्स में इंस्टॉल्ड होता है, हार्ड किल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ड्रोन रेगुलेशंस काफ़ी चर्चा में थे। देखते हैं, ड्रोन रूल्स 2021 में आए थे। जो हमारे DGCA हैं उन्होंने ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की सिविल ड्रोन्स के लिए। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी रेड जोन्स में। ठीक है, कि हम यहाँ पर ड्रोन्स नहीं चला पाएंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। फिर रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग ड्रोन्स की जरूरी कर दी गई थी। नो परमिशन का प्रिंसिपल जो था, नो परमिशन नो टेक ऑफ, ये भी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है इसको होस्ट करते हैं DGCA ड्रोन मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पर जोन्स बनाई गई हैं, एयर स्पेस मैप लेकर आए थे रेड येलो ग्रीन जोन्स का। नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है। इसमें रूल्स हैं कि कैसे एयर ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसको फॉलो करेगी, इमरजेंसी सिचुएशन में ड्रोन्स का कैसे यूज़ होगा। ड्रोन मार्केट के लिए भी रेगुलेशंस को लेकर आया गया। ठीक है, फिर है रेस्पॉन्सिबल यूज़, जो हमारे AI है। ठीक है, उसका हम क्या करें, मिलिट्री पर्पस में, मिलिट्री के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करें। अभी वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल समिट हुआ है, किस तरीके से हम इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मिलिट्री में अच्छे से यूज़ करेंगे। और ये जो समिट हुआ है ये हेग नीदरलैंड में हुआ है। रियाइम इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया है। ये फर्स्ट ग्लोबल एफर्ट था जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो लीथल ऑटोनोमस वेपन्स हैं इसके प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। इसके पर्पस की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल AI की हम बात करते हैं। ठीक है, एक्टिवेट करते हैं ऐसे स्टेक होल्डर्स के ग्रुप को जो कि क्या करें कि अच्छे से इसका यूज़ करने में हेल्प करें। ठीक है, इंक्रीज करते हैं नॉलेज को, नॉलेज एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए भी हम इसमें मदद कर रहे हैं। AI का क्या रोल रहता है, तो ट्रेनिंग कर सकते हैं हम इससे, सिमुलेशन हो सकता है, बैटलफील्ड एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं, सर्विलांस कर सकते हैं, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सपोर्ट कई सारे तरीके से हम ले सकते हैं। कंसर्न ये है कि एथिकल रिस्क हो सकता है, डेटा वाइज हो सकता है। स्टेप्स ये हैं कि डेडिकेटेड लैब्स बनाए गए हैं DRDO के AI के लिए, और डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी भी बनाई गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, लोरा। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उसने MOU साइन किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ में, जिसमें हम लोरा वेपन सिस्टम जो है इंडियन ट्राई सर्विसेज के लिए उसको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेंगे। लोरा शॉर्ट रेंज रोड मोबाइल ग्राउंड सी लॉन्च्ड सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों का डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, साइंस एंड टेक जब मैं पढ़ा रही थी आपको तब मैंने समझाया था। अब बारी आपकी है, अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे समझाइए कि आखिर क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो अभी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें और समर पोर्टल की, तो अभी एरो इंडिया 2023 हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, EMMS और समर पोर्टल को। ठीक है,
EMMS क्या है? तो ये एक लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स डिजिटल एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सोल्यूशन है पूरी दुनिया भर में, जिससे हम मेंटेनेंस टास्क को ट्रैक कर पाएंगे। स्प्रिंट स्कीम की बात करें तो नेवी ने हमारी क्या किया है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है स्प्रिंट स्कीम के लिए, जिसमें हम ऑटोनोमस बोट स्वाम्स को बनाने की बात करते हैं। स्प्रिंट का मतलब है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D, ठीक है। कवच 2023 की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अभी क्या किया है, और जो हमारा I4C है, इन सब ने जॉइंटली कवच 2023 को लॉन्च किया है। ये नेशनल लेवल पर हैकाथॉन थी जिसमें इनोवेटिव आइडियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया था। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये था। सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 हैकाथॉन इंडियन आर्मी ने इसके सेकंड एडिशन को कंडक्ट किया है। साइबर चैलेंजेस को ही हम यहाँ पर उसके सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात करेंगे। अब हम डिफेंस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी की। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन काफ़ी चर्चा में रहा। देखते हैं भाई ये क्या है, क्यों चर्चा में है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी इसको अप्रूवल दे दिया है और अप्रूवल मिलते ही ये आ गया है चर्चा में। कुछ कंपोनेंट्स भी हैं इसके, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये गाइडलाइंस बनाएगी कि कैसे ये जो मिशन है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइजर्स की, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे डोमेस्टिकली, इसमें हम बातचीत करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम एंड यूज सेक्टर्स को देखेंगे, ठीक है, कैसे इसको इमर्ज किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को डेवलप किया जाएगा। स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, जिसमें हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ही मिलाकर R&D करेंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लेकर आए हैं। अब बात की जाए कि मैम ये हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा यूजफुल क्यों है, तो ये इसलिए यूजफुल है, इसके लिए हमने मिशन भी इसलिए चलाया है क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है। कोक को हम बदल सकते हैं हाइड्रोजन से जब भी हम स्टील बनाएंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इसका यूज़ हो सकता है। बट रुकावटें भी हैं, ये है कि ये काफ़ी महंगा पड़ता है, ग्रीन हाइड्रोजन की प्राइस भी ज़्यादा रहेगी, और ये स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना भी काफ़ी मुश्किल रहेगा। अच्छा जी, इसके अगर हम इस मिशन की बात करें तो बेनिफिट्स क्या हैं, तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी, हम हाइड्रोजन यहाँ पर बनाकर भेज सकते हैं दूसरे देशों में, ठीक है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाएंगी, हम जो फॉसिल फ्यूल्स को इम्पोर्ट करते हैं वो भी कम हो जाएगा, और हमारी जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पर डिकार्बोनाइजेशन भी हम उसका कर पाएंगे। अब ये जो मिशन है इसके आउटकम्स हमने कुछ एक्सपेक्ट किए हैं, जैसे कि हम 5 मिलियन मैट्रिक टन हर साल ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, 125 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना हमें याद रखना है। 50 MMT का अबेटमेंट होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, हम 50 MMT जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो रोक पाएंगे, और 1 लाख करोड़ का जो हम इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल का वो भी कम होगा। ग्रीन जो हमारे हाइड्रोजन है कई सारे रंग की हैं, जैसे हमने देखा ग्रे है, ब्लू है, ग्रीन है, तो ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का रंग बदल गया, नहीं, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। ग्रे हाइड्रोजन तब बन जाएगी जब हम नेचुरल गैस को हम क्या कर रहे हैं, स्टीम रिफॉर्मिंग कर रहे हैं, तो हमें जो हाइड्रोजन मिलेगी वो ग्रे हाइड्रोजन होगी। ब्लू की बात करें तो नेचुरल गैस में हम क्या कर रहे हैं, स्टीम रिफॉर्मिंग कार्बन कैप्चर के साथ में करेंगे तो ब्लू हाइड्रोजन होगी। ग्रीन हाइड्रोजन में हम रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन मिल रही है। ब्लैक हाइड्रोजन की बात करें तो हम कोल का गैसिफिकेशन कर दें तो ब्लैक हाइड्रोजन मिल जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो पिंक हाइड्रोजन मिलती है। टर्क्वाइज हाइड्रोजन जब नेचुरल गैस का पायरोलिसिस होता है, और येलो हाइड्रोजन जब सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की। तो हरियाणा का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो गोरखपुर में बन चुका है, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, ठीक है। इसकी 2 यूनिट्स होंगी, 700 मेगावाट की जो कैपेसिटी इसकी रहेगी। इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो 3 स्टेज का हमारा ये प्रोग्राम है। ये क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पर बेस्ड है, ठीक है। होमी भाभा जो हमारे थे उन्होंने इसको इन्विजन किया था। फर्स्ट स्टेज 2013 में हम पहुंच चुके हैं, अभी सेकेंड स्टेज प्रोग्राम की चल रही है। 5th लार्जेस्ट सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में हम क्या है,
PSWR फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करते थे, ठीक है, हैवी वाटर को यूज़ करते थे हम कूलेंट की तरीके से। सेकंड स्टेज में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड स्टेज में तो हम थोरियम का यूटिलाइजेशन करेंगे। कहाँ कहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये भी देख लेते। तो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर काइगा जनरेटिंग स्टेशन जो है मद्रास में है, और एक कुंडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं वो भी देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन को और बूस्टअप करने के लिए। तो एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट 2015 में अलाउ किया गया है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो ज्वाइंट वेंचर बना सकती हैं। रिजोल्यूशन ऑफ इशूज़ जो है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के अंडर किए जाएंगे, वो इशूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा, और इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल भी लेकर आए। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उनको भी हम देखते हैं। तो पहले है वर्चुअल पावर प्लांट्स, ठीक है। कंपनी जैसे कि GM है, फोर्ड है, गूगल है, ये सब काम एक साथ कर रही हैं जैसे कि स्टैंडर्ड्स लेकर आए हम वर्चुअल पावर प्लांट्स के लिए। ये एक नेटवर्क होता है डिसेंट्रलाइज पावर जनरेटिंग यूनिट्स का, जो कि एक साथ एनर्जी रिसोर्सेज को पूल करते हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है कि एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज को हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो एनर्जी है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, मैनेज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को, जो हमारी बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको ये मैनेज करते हैं। फिर है ट्रीटिएटेड वाटर, ठीक है। फुकुशिमा ने अभी क्या किया, रेडियो एक्टिव कंटामिनेटेड वाटर को रिलीज़ कर दिया है। जो फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में था वो जापान के ईस्ट कोस्ट में सुनामी की वजह से ये वाटर जो है रेडियो एक्टिव कंटामिनेटेड वाटर ये रिलीज़ हो चुका है। पहले ये जो स्टोर था उससे पहले फुकुशिमा का वाटर जो है, वेस्ट वाटर जो है वो ट्रीट होता है जिससे कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम रिमूव कर सके, लेकिन जो ट्राइटियम है वो अभी भी रह गया था। बाकी तो सब ट्रीट हो गया, ट्राइटियम रह गया था। ये जो है वन ऑफ द हाइड्रोजन आइटम्स जो पानी में है वो ट्राइटियम से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, जिससे कि ट्राइटेरिएटेड वाटर बन जाता है। मुओन्स की बात करें तो साइंटिस्ट ने मुओन्स का यूज़ किया है, जो शियान्स की सिटी की फोर्ट्रेस वॉल थी उसको एग्जामाइन करने के लिए। मुओन्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्रिएट होते हैं जब अर्थ का एटमॉस्फेयर कोलाइड करता है कॉस्मिक रेज से। कुछ मिसलीनियस न्यूज़ भी रही हैं, इसको भी आज ही हम पढ़ लेते हैं। तो लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं इंडिया में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार जो है इस्टेब्लिश किया है लिथियम इंफ्रारेड रिसोर्सेज ऑफ 5.9 मिलियन टन्स का, ठीक है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जियोलॉजिकल सर्वे ने ये कारनामा करा है, तो जियोलॉजिकल सर्वे को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये 1851 में सेटअप किया गया जिससे कि हम जो रेलवेज़ के लिए कोल डिपॉजिट्स को फाइंड अप कर सकें। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। ये जितने भी मिनरल रिसोर्सेज है इंडिया में कहाँ पर कितने हैं उसकी जानकारी प्रोवाइड करता है। डिस्कवरी जो है वो इंफ्रारेड या फिर प्रिलिमिनरी है, 3 लेवल की जो एस्टिमेशन होता है उसमें सबसे लोएस्ट लेवल यही है, ठीक है। 7th लार्जेस्ट डिपॉजिट जो रेयर एलिमेंट का हो सकता है ये, जिसमें 5.7 जितने भी रिजर्व्स हैं दुनिया भर में उसका इंडिया में मिल सकता है, ठीक है। पहले इंडिया में लिथियम रिजर्व जो है वो है ऐसा बोला गया था, कर्नाटका से ये न्यूज़ आई थी। मिनरल एक्सप्लोरेशन स्टेजेस की बात करें तो अभी UN फ्रेमवर्क जो है क्लासिफिकेशन फॉर रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज का, उसके अंडर यहाँ पर 3 एसेंशियल क्राइटेरिया लेकर आए हैं रिकवरेबिलिटी के लिए कि इकोनॉमिक और कमर्शियली वायबल होना चाहिए, फील्ड प्रोजेक्ट स्टेटस और फिजिबिलिटी देखेंगे, जियोलॉजिकल नॉलेज देखेंगे। लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम चर्चा में है तो लिथियम को भी जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पहले देखो तो सॉफ्ट शाइनी ग्रे मेटल होता है, अर्थ की क्रस्ट में मिलता है, सबसे कम इसकी डेंसिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा ये रिएक्ट करता है पानी के साथ में, ये मेटल के तरीके से ये नेचर में अकर नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कुछ मिनरल्स हैं जो लिथियम में मिलते हैं, ये नाम आप देख सकते हैं, पेटालाइट है, लेपिडोइट है, एक्सेट्रा, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टोर कर सकता है एनर्जी को, इसीलिए ये जो है बैटरीज बनाने में बहुत यूज़ होता है। एलॉयज़ में क्योंकि ये बहुत ही लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो एलॉयज़ में भी यूज़ हो सकता है। आर्मर प्लेटिंग कर सकते हैं इसकी हम, एयरक्राफ्ट, बाइसिकलिक फ्रेम्स, हाई स्पीड ट्रेन्स बनाने में इसका यूज़ हो सकता है। स्पेशल ग्लासेस, सिरेमिक्स बनाने में और बहुत से ड्रग्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। लिथियम कहाँ पर कितना मिलता है ये हम देख सकते हैं, लिथियम रिजर्व्स कितने कहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा देखिए हम बोलीविया में है, फिर अर्जेंटीना में है, फिर US में है, फिर चिले में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, इंडिया में 5.9 का हमें
देखने को मिलता है। लिथियम फाइंड अगर हमें मिल भी गया तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पर इंपोर्ट जो है हमारा काफ़ी कम हो जाएगा। नेशनल मिशन जो है हमारा कि हम बैटरी स्टोरेज को और ज़्यादा बूस्टअप करना चाहते हैं उसमें भी स्ट्रेंथन होगी। लेकिन यहाँ पर ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव हिमालय से मिल रहा है तो रिस्क उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और जो है वाटर इंटेंसिव ये बहुत ज़्यादा है तो इसको स्टोर करना भी काफ़ी मुश्किल है। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जिसको अभी हम देखेंगे। बात करते हैं डूम्सडे क्लॉक की। तो जो बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट हैं उन्होंने डूम्सडे क्लॉक जो है वो 90 सेकंड और आगे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अभी न्यूक्लियर वॉरफेयर जब यूक्रेन में हुआ तो ऐसा माना गया कि अभी हम डूम्सडे के और करीब आगे हैं, इसलिए 90 सेकंड और आगे बढ़ा दिया गया। इसको फाउंड किया था 1945 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर, ठीक है। जब फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा रहा था तब इस प्रोजेक्ट के अंडर ये बनाई गई है। डूम्सडे क्लॉक 1947 में बनाई गई है, ठीक है। जो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट है ये बनाई गई है 1945 में एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। डूम्सडे क्लॉक 1947 में बनाई गई है जिससे कि वार्निंग दी जा सके पब्लिक को कि कितने क्लोज हम आ चुके हैं अपनी जो दुनिया है उसको तबाह करने में। 25 बार ये ऐसा हो चुका है कि हम इसको क्या कर पाए हैं, इसको हमने बार बार इसको आगे बढ़ाया है, इसको रीसेट किया है। फॉस्फोर जिप्सम की बात करें तो हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है इंडिया की वो फॉस्फोर जिप्सम का यूज़ कर रहे हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन में। ये वेस्ट बाय प्रोडक्ट है जो कि फॉस्फेट रॉक से की प्रोसेसिंग में मिलता है। ये जो है कंटामिनेटेड होता है बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ से जो कि केमिकल और रेडियो एक्टिव हो सकती हैं और स्टॉक पाइल किया जाता है बहुत सारी स्पेशल एरियाज़ में। अमॉर्फस आइस की बात करें तो साइंटिस्ट ने एक नए तरीके का आइस बनाया है जिसको मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस बोल रहे हैं, जो कि वाटर की डेंसिटी और स्ट्रक्चर को मैच करता है। अब इस वजह से होगा ये कि वाटर की कई सारी ऐसी मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज़ जो आज तक हमें नहीं पता थी वो पता चलेंगी। इस आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसऑर्डर्ड स्टेट में अरेंज्ड हैं, ठीक है। ये स्पेस में, कॉमेट्स में और इंटरस्टेलर क्लाउड्स में ऐसी आइस बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। मार्कोनी प्राइज़ की बात करें तो इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है हरि बाला कृष्णन, उनको 2023 का मार्कोनी प्राइज़ मिला है। ये प्राइज़ जो है ये ऑनर करता है कंप्यूटर साइंटिस्ट को और यूएस बेस्ड मैक्रोनी नहीं है, मार्कोनी, ठीक है, मैक्रोनी मत खाने बैठ जाना। मार्कोनी फाउंडेशन एनुअली ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे कि और इसमें $1 लाख का ऑनोरियम दिया जाता है, ठीक है। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की बात करें तो पीएम ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस को इनॉग्रेट किया है जो राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। थीम है साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। इसका ओरिजिन ये है कि जो दो ब्रिटिश केमिस्ट थे प्रोफेसर J.L. सिमोनसन और P.S. मैकमोहन, उनके ही इनिशिएटिव पर इसका ओरिजिन हुआ है। यहाँ पर जो है साइंस के कॉज को प्रमोट करने के लिए ये किया जाता है। पहली मीटिंग जो है 1914 में कलकत्ता में हुई थी। अब बात करते हैं स्मार्ट की। तो स्मार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने, ठीक है। और जो CCRAS है इसने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया है। साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करना चाहते हैं हेल्थ केयर के रिसर्च एरिया में। टीचर्स को मोटिवेट किया जाएगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को वो टेकअप करें हेल्थ केयर रिसर्च में जो कि काम आ सके। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज़ की बात करें तो यूएस के साइंटिस्ट ने फील्ड टेस्ट किया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज़ का, अमेरिकन चेस्टनट ट्री के लिए, ठीक है। ट्री का वर्जन जो था इसका नाम है डार्लिंग 58। तो ये तो आपको याद रहेगा, राइट जी। ट्री जो है ये ट्री होते हैं जिसमें DNA को मॉडिफाई किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज से फाइट कर पाएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हमें इसके देखने को मिलेंगे। इंडिया भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है रबर ट्री पर कि इसको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर सकें, ठीक है। इसी के साथ में हमारा साइंस एंड टेक होता है ख़त्म। कल आर्ट एंड कल्चर कर लेंगे और उसी के बाद में हमारे जो अपडेटेड मटेरियल का जो फर्स्ट पार्ट जो अभी आया था वो कंप्लीट होता है। आई होप आप थोड़ा सा तो बोर हुए होंगे बट हाँ इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। भाई बोरिंग की बात ऐसी है कभी कभी हमें बोरिंग भी पढ़ना ही पड़ता है, राइट। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज़ इंटरेस्टिंग वे में समझा सकूँ। अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।